हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैंपियंस। गुड मॉर्निंग सभी को, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अनीश, रोशन, वंश, सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। एक बार ऑडियो वीडियो बता देना। सारे स्टूडेंट्स को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ऑडियो वीडियो बता दीजिएगा। आज का जो सेशन है दैट इज प्रैक्टिस है। अभी मैंने जो पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाया आपको, उसमें से कुछ क्वेश्चंस नहीं बना होगा, कुछ तो हमने डिस्कस भी नहीं किया है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस बच्चों से नहीं भी बना होगा, कोई बात नहीं है, वो बनेगा भी नहीं जब तक पढ़ोगे नहीं आप। सॉरी। ठीक है, आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो जो बच्चे नए हैं और जिन्होंने पार्ट्स ऑफ स्पीच फंडामेंटल्स का पहला 3 दिन का जो क्लास चला था वो नहीं किया है, वो काइंडली क्लास को क्विट कर सकते हैं। बिना पढ़े नहीं समझ में आएगा। बिना पढ़े नहीं समझ में आने वाला। चलो स्टार्ट किया जाए। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो इजी है। पहला क्वेश्चन इजी है। द आर्टिस्ट प्रांस अराउंड द स्टेज सिंगिंग एंथुजियास्टिकली। आर्टिस्ट इधर से उधर स्टेज में इंजॉय कर रहा था और गा रहा था। तो पहले मुझे बताओ कि क्या है इसका पार्ट ऑफ स्पीच, क्या लग रहा है? नाउन लग रहा है, एडजेक्टिव लग रहा है, एडवर्ब लग रहा है या वर्ब लग रहा है? गुड मॉर्निंग सभी को, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड, ये वर्ब है। कैसे पता चला कि ये वर्ब है? देखो देखो देखो, ये आर्टिस्ट हमारे सेंटेंस का नाउन है। ठीक है, स्टेज में द लगा है, ये भी नाउन है। ये तो सिंगिंग आईएनजी बताऊंगी, पार्टिसिपल है, वो बाद में करेंगे। अराउंड प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद कोई ऑब्जेक्ट आता है, नाउन प्रोनाउन। और सेंटेंस में देखो, प्रांस में ईडी लगा है। ईडी लगा के हम क्या बनाते हैं? ईडी लगा के पास्ट टेंस बनाते हैं, और पास्ट टेंस तो वर्ब का ही बनता है। और वाक्य में कोई सब्जेक्ट है तो एक वर्ब का आना जरूरी है ना, वर्ब के बिना सब्जेक्ट अधूरा है। तो आंसर इज वर्ब। वर्ब वर्ब वर्ब। गुड मॉर्निंग सभी को, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट आ जाओ। पुट द फोर्क एंड नाइफ इन द कटलेरी बॉक्स। फोर्क और नाइफ को कटलेरी बॉक्स में डाल दो। क्या है? वर्ब है, कंजंक्शन है। अगर कोई पूछे ना डिटर्मिनर क्या होता है, अभी मैंने डिटर्मिनर आपको पढ़ाया नहीं है, एडजेक्टिव चैप्टर में पढ़ाऊंगी। डिटर्मिनर भी एडजेक्टिव ही होता है। ठीक है, डिटर्मिनर भी एडजेक्टिव ही होता है। हाँ, आज 1 बजे वाली क्लास नहीं है। सैटरडे को आपकी क्लास थोड़ी होगी। सैटरडे ये तो मैंने ऐसे ही रख दिया था। अरे ठीक है, 50 ही अटेंड कर पाए ना वंश, कोई दिक्कत नहीं है, आगे हम लोग साथ में कर लेंगे। पुट द फोर्क, ये पुट क्या है? पुट का आईएनजी बनता है, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, और इंपेरेटिव सेंटेंस वर्ब से शुरू हो सकता है। द लगा है, फोर्क नाउन है, द आर्टिकल है, एंड से जुड़ रहा है, एंड कंजंक्शन है। नाइफ छुरा एक वस्तु है, ये भी नाउन है। द आर्टिकल है, कटलेरी बॉक्स नाउन है। बचा क्या? एक इन बचा। इन क्या है? इन प्रेपोजिशन है। ठीक है, क्योंकि इसके बाद एक ऑब्जेक्ट आ रहा है कटलेरी बॉक्स, तो ये प्रेपोजिशन है। अरे कंजंक्शन कहां से है? इन से कहां से कुछ चीज जुड़ रहा है? एंड से जुड़ रहा है ना, प्रेपोजिशन है। कंजंक्शन कहां से होगा? कंजंक्शन तो एंड है। नेक्स्ट आ जाओ। शी केम स्लोली अप टू द मेन डोर। थोड़ा आंसर स्पीड में दीजिए, नहीं तो हमारा 65 क्वेश्चंस नहीं बन पाएगा, और आज ही खत्म कर लेना है इसको हम। देखो, शी केम स्लोली, हाँ, वो स्लोली स्लोली करते करते दरवाजे तक आई। अब देखो कि ये स्लोली किसकी विशेषता बता रहा है? वर्ब तो है नहीं, क्योंकि वर्ब तो केम है, और एडजेक्टिव नहीं होगा इसलिए कि एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है। यहाँ शी की विशेषता नहीं बताई जा रही है। अगर ऐसा रहता ना, शी इज स्लो, तो स्लो एडजेक्टिव होता है, क्योंकि यहाँ पे शी की विशेषता बताई जा रही है, और शी प्रोनाउन है, और नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड्स एडजेक्टिव्स होते हैं।
बट शी स्लो नहीं है, शी स्लोली आई, केम वर्ब है, और वर्ब की विशेषता बताने के लिए एडवर्ब चाहिए, एडवर्ब चाहिए। हाँ, मैं ना आपके आंसर का बहुत ज्यादा वेट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि आंसर मैं जब यहाँ से कुछ पूछती हूँ ना तो 10-15 सेकंड लग जाता है आपका आंसर मेरे पास आने में, उसमें टाइम लग जाएगा। ओ नो, आई एम गेटिंग लेट फॉर द फंक्शन। बताओ क्या है? मैं तो लेट हो रहा हूं फंक्शन के लिए। आई हमारे वाक्य का सब्जेक्ट है प्रोनाउन के रूप में, आई एम गेटिंग वर्ब है, एक सहायक क्रिया है और एक मुख्य क्रिया है। लेट किसकी विशेषता बता रहा है? मैं लेट हो रहा हूं, आई की, और नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले वर्ड्स एडजेक्टिव। ठीक है, फॉर प्रेपोजिशन, फंक्शन नाउन है, द आर्टिकल है। तो ये जो ओ, नो, आउच, ये सब क्या होता है? ठीक है, ये सब क्या होता है? ये सब इंटरजेक्शन होता है, इंटरजेक्शन होता है ना, हुर्रे, ब्रावो, आउच। नेक्स्ट, दे आर ऑल गोइंग टू अटेंड द फंक्शन, सारे लोग फंक्शन को अटेंड करने वाले हैं। तो ये तो हमारा वर्ब हो गया, और वर्ब को क्या चाहिए? सब्जेक्ट चाहिए, और किसी भी वर्ड को सब्जेक्ट होने के लिए क्या? नाउन या प्रोनाउन। तो दे जो होता है ना, किसी व्यक्ति के लिए यूज हुआ है, जैसे बॉयज रहता, बॉयज नाउन है, बॉयज मतलब लड़के, और इन्हीं लड़कों के लिए मैं वे लगा रही हूँ, वे किसी खास नाउन के लिए यूज हो रहा है। तो ये हो गया आपका नाउन के बदले यूज होने वाले वर्ड्स, प्रोनाउंस। अभी तक तो इजी इजी है, ठीक है, अभी तक तो दिक्कत नहीं है। आई थिंक अभी तक सबका 5 में 5 ही जा रहा होगा। द सन शोन थ्रू द डल ग्रे क्लाउड्स। हाँ, शाइन का पास्ट टेंस, ठीक है, शाइन होता है ना, उसी का पास्ट टेंस शोन होता है, चमकना। ओके, सन शाइन कर रहा था, सन सेंटेंस का सब्जेक्ट है नाउन के रूप में, और नाउन है, अरे, और शोन वर्ब है, थ्रू प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है? नाउन। क्लाउड्स नाउन है, एस लगा हुआ है, नाउन है, द आर्टिकल है, और फिर क्लाउड्स की विशेषता बता रही। कैसे क्लाउड्स? ये दोनों एडजेक्टिव है, ग्रे भी एडजेक्टिव है और क्लाउड्स की विशेषता बता रहा है, और बादलों की विशेषता डल भी बता रहा है, और विशेषता बताने वाले वर्ड्स एडजेक्टिव। हाँ, एक्सक्लेमेशन मार्क वाले इंटरजेक्शन। अब देखो ये मैंने लिखा, व्हाट, जैसे मैंने लिखा हाउ फूल आर यू, तो यहाँ पे इंटरजेक्शन का मतलब याद रखना है कि ऐसा वाला सेंटेंस में कोई इंटरजेक्शन वाला वर्ड आ गया, हुर्रे, ये सब मैं करवाऊंगी, वो सेंटेंस में पता चल जाएगा। द प्रिंसिपल इज प्रिसाइडिंग ओवर द मीटिंग, प्रिंसिपल जो है वो मीटिंग का नेतृत्व करेंगे। अप टू द मेन डोर, ये अप के बाद, ठीक है, स्लोइंग अप, धीरे धीरे स्लोइंग हो रहा है टू द मेन डोर तक। अगर वहां पे ऑब्जेक्ट आ गया तो प्रेपोजिशन होगा, सॉरी। हाँ देखो अगेन, ये ओवर के बाद एक नाउन आ रहा है, ठीक है, और देखो द प्रिंसिपल इज प्रिसाइडिंग, नाउन आ रहा है, ऑब्जेक्ट आ रहा है, जब ऑब्जेक्ट आ रहा है तो प्रेपोजिशन होगा। ये कहीं भी आप बोलोगे कि मैम नाउन के साथ तो एडजेक्टिव भी लगता है, नाउन के साथ तो एडजेक्टिव भी लगता है, बट ये ओवर वर्ड मीटिंग की विशेषता थोड़ी बता रहा है। मीटिंग कैसा है? मीटिंग ओवर है, ऐसा नहीं बता रहा, तो ये प्रेपोजिशन है। कैश मशीन्स परमिट पीपल टू विड्रॉ मनी एट एनी टाइम। मंडे से हम लोग अपना कंजंक्शन को कंटिन्यू करेंगे। कैश मशीन्स लोगों को हेल्प करता है, ये जो कैश मशीन्स है ये हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ठीक है, और सब्जेक्ट को क्या चाहिए? वर्ब चाहिए। और परमिट वर्ब कैसे पता चला?
परमिट करता है, क्योंकि ये परमिट का पास्ट टेंस बनता है, परमिट का आईएनजी भी बनता है, परमिटिंग, जिसका पास्ट टेंस बन गया, जिसका आईएनजी बन गया, इसका मतलब समझ लो कि वो वर्ब है, वर्ब। द नोवेल इज लूजली बेस्ड ऑन हिज चाइल्डहुड इन इंग्लैंड। ये जो नॉवल है, उपन्यास है, वो बेस्ड है, आधारित है किस पे? उसके बचपन, लंदन में जो उसने बचपन गुजारा था। नहीं, जरूरी नहीं है सेंटेंस में ना ध्यान रखना है, सेंटेंस में 2 एडजेक्टिव भी आ सकता है। जैसे ये देखो, शी वोर अ ब्यूटीफुल, शी वोर अ ब्यूटीफुल रेड लेदर जैकेट। उसने रेड कलर का, तो ये मत समझना कि मैम ये एडवर्ब होगा। देखो ये सारे, जिस तरह हमारे सेंटेंस में 2 एडवर्ब आ सकता है ना, 2-3 एडजेक्टिव भी आ सकता है। ये जैकेट की विशेषता बता रहा है, जैकेट नाउन है। कैसा जैकेट? एक तो वो लेदर का था, फिर कैसा जैकेट की विशेषता बता रहा, रेड भी है और ये ब्यूटीफुल भी है, ब्यूटीफुल भी है, तो 3 एडजेक्टिव भी एक साथ आ सकता है अगर ऐसा रहता ना, ये देखो, शी इज, ओके, शी इज, मैंने लिखा शी इज वेरी इंटेलिजेंट, ठीक है, शी इज वेरी इंटेलिजेंट। तो ये जो इंटेलिजेंट वर्ड है ना, ये किसकी विशेषता बता रहा है? शी की, तो ये एडजेक्टिव हो गया। लेकिन ये जो वेरी वर्ड शी की नहीं बता रहा है, ये वेरी वर्ड इंटेलिजेंट की विशेषता बता रहा है, ठीक है, इंटेलिजेंट की, तो ये तो एडवर्ब हो गया। कभी कभी एडवर्ब एडजेक्टिव की विशेषता भी बताता है। अब देखो ये तो एडवर्ब है, ठीक है, बेस्ड, यहाँ पे आपने इसको वर्ब माना, वर्ब की विशेषता एडवर्ब, और वर्ब तो होगा नहीं क्योंकि वर्ब तो ये है, नाउन और एडजेक्टिव तो है नहीं। सिंस चिल्ड्रेन हैव सो मच होमवर्क, क्योंकि बच्चों के पास इतना सारा होमवर्क होता है ना, उनका खेलने का समय लिमिटेड है। ये सब तो अभी तक इजी वाला है, वार्म अप वाला क्वेश्चंस है भाई। ये देखो, सिंस चिल्ड्रन हैव सो मच होमवर्क देयर प्ले टाइम, उनका खेलने का समय बहुत लिमिटेड है। देखो यहाँ पे ये चिल्ड्रन के लिए एक सब्जेक्ट है और इसके लिए एक वर्ब लगा है, ठीक है। अब यहाँ भी तो एक वर्ब है और इस वर्ब को क्या चाहिए? सब्जेक्ट चाहिए ना। ये जो प्ले टाइम के लिए इस वर्ब लगा है, और वर्ब किसके लिए लगता है? सब्जेक्ट के लिए, और सब्जेक्ट होने के लिए नाउन या प्रोनाउन। वर्ब तो है नहीं, वर्ब तो ये हैव है और इज है, ये वर्ब हो गया, तो वर्ब तो है नहीं, और किसी की विशेषता वगैरह नहीं बता रहा है कि ये एडवर्ब, ठीक है। अब बताओ नाउन है या प्रोनाउन है? और व्हाट का जवाब आ रहा है ना, क्या चीज लिमिटेड है? व्हाट का जवाब आ रहा है, व्हाट इज लिमिटेड, क्या चीज लिमिटेड है? खेलने का समय। व्हाट का जवाब आ रहा है, या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। क्या होगा? प्रोनाउन तो नहीं लग रहा है, ये किसी नाउन के बदले यूज थोड़ी होगा। ये टाइम वर्ड कभी भी प्रोनाउन थोड़ी होगा, नाउन है। प्ले टाइम इज अ नाउन, नाउन। लोग है ना, थोड़ा सा आंसर लेट आ रहा है। एक the conclusions that they came to are highly questionable, जिस नतीजे पे वे पहुंचे हैं ना, ये क्वेश्चनेबल है। क्वेश्चनेबल मतलब है डाउटफुल है। जितने भी एबल वर्ड होते हैं ना, ठीक है, एबल वर्ड हो, केपेबल वर्ड हो, एबल, जैसे ड्यूरेबल वर्ड हो। एबल किसी व्यक्ति की क्षमता बता रहा है, उस व्यक्ति की विशेषता बता रहा है, किसी कार्य को करने की क्षमता, और जितने भी क्षमता बताने वाले वर्ड्स, ये सारे एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है। और ये किसकी विशेषता बता रहा है? क्वेश्चनेबल। क्या क्वेश्चनेबल है? कंक्लूजन्स, और कंक्लूजन्स नाउन है, और नाउन की विशेषता बताने के लिए हमें एडजेक्टिव चाहिए, ठीक है। और फिर एडजेक्टिव की विशेषता एडवर्ब बता सकता है, ये एडवर्ब। हाँ, अगर ब्यूटीफुल से लेकर पूरा तीनों अंडरलाइन होता ना, तब हम उसको एडजेक्टिव फ्रेज बोल देते। दिस ईयर मार्क्स द क्विनसेंटेनरी। क्विनसेंटेनरी मतलब 100वीं वर्षगांठ को बोलते हैं, ठीक है, 100th एनिवर्सरी। किसी चीज का आप 100 साल मना रहे हो ना, 100 एनिवर्सरी,
सेंचुरी सेलिब्रेट करते उसको बोलते हैं। हाँ चलो बताओ क्या है। और यहाँ तो बच्चों को दिक्कत भी नहीं होगी, यहाँ पे द लगा है और द के बाद आर्टिकल के बाद हमेशा नाउन आता है, आर्टिकल के बाद हमेशा नाउन आता है। ये हो कभी कभी उस एडजेक्टिव भी आ जाता है। ये देखो द गुड बॉय, आप बोलोगे कि मैम यहाँ तो आपने तो बोला आर्टिकल के बाद नाउन चाहिए, बट यहाँ तो एडजेक्टिव आया। बट ये जो द है ना, ये लगा तो इस नाउन के लिए ही है, बस यहाँ नाउन की विशेषता बता दी गई है। कैसा बॉय, अच्छा बॉय, बट लगा तो नाउन के लिए। I still cherish the memories of those far off days. मुझे आज भी उन दिनों की बातें याद है। अभी भी मैं इंजॉय करता हूँ वो वाले बीते हुए दिनों की यादों को याद करके मैं अभी भी खुश होता हूँ। अब आपके दिमाग में क्या आएगा, ये डेज है, डेज नाउन है, ठीक है, डेज नाउन है। और नाउन की विशेषता बताने के लिए कंजंक्शन तो आएगा नहीं, नाउन की विशेषता बताने के लिए एडवर्ब तो आएगा नहीं। जब भी दिक्कत होती है दो ऑप्शंस को छाट लीजिए। अब मुझे बताओ, या तो ये एडजेक्टिव होगा या तो ये प्रेपोजिशन होगा। एडजेक्टिव विशेषता बताता है और प्रेपोजिशन रिलेशन बताता है, ठीक है, दोनों नाउन के साथ लगता है, बट ये रिलेशन बताता है, रिलेटिंग वर्ड्स है, और ये डिस्क्राइबिंग वर्ड्स है। तो देखो यहाँ पे डिस्क्राइब किया जा रहा है ना, कौन से दिन, वो बीते हुए दिन, दोज ओल्ड डेज, पुराने दिनों की याद कर रहे हैं। तो डेज का कोई रिलेशन किसी के साथ नहीं जोड़ रहा है। ये डेज कौन सा दिन, बीते हुए अच्छे दिन, एडजेक्टिव। आई डोंट, हाँ यहां से यहां तक तो मेरे को लग रहा है सब ठीक ठाक चल रहा होगा, ठीक है। 13 तक मुझे लग रहा है कि बहुत खुश होंगे। 13 में 13 आया होगा सबका, या तो ज्यादा से ज्यादा एक आध रॉन्ग कर दिया तो 13 में 12 आया हो। यहाँ तक तो सब चीज ठीक ठाक चल रहा था, ठीक है, सब चीज ठीक ठाक है। क्वेश्चन 10 रिपीट कर दीजिए। क्वेश्चन 10 में देखो, देखो दूसरा देखो, एक देर होता है, देर, देर पोजेसिव एडजेक्टिव होता है, देर के बाद हमेशा नाउन आता है। देर बुक, देर मतलब उनका, उनकी किताबें, उनके टीचर्स। तो ये जो देर है ना, ये पोजेसिव एडजेक्टिव होता है, उसके बाद हमेशा एक नाउन चाहिए। तो एक तो देर के बाद नाउन चाहिए, ऐसा भी कर सकते हो। और दूसरा यहाँ पे वर्ब है और वर्ब को सब्जेक्ट चाहिए, और सब्जेक्ट होने के लिए नाउन या प्रोनाउन। बट खेलने का समय प्रोनाउन नहीं है ना, खेलने का समय किसी खास समय को बोल रहे हैं, वो नाउन है। और व्हाट का भी जवाब आ रहा है, ठीक है, यहाँ तक तो सब ठीक ठाक है 13 तक। अब हाँ, अब हमारा बच्चा कंफ्यूज होना शुरू होगा। आई डोंट थिंक आई, ये सब सेंटेंसेस रॉन्ग करवाने वाले हैं। क्या बोल रहे हैं, क्या 11 का आंसर गलत दे दिया है क्या मैंने? 11 में आंसर में 3 है, एक बार चेक कर लेना तो, जो मैंने आंसर प्रोवाइड किया है क्या गलत आंसर है? बोल रहे क्या, कुछ बोल रहे हैं कि मैम 11 में 3 दिया हुआ है, 1 2 3। 11 का आंसर वैसे 2 है, एक बार मुझे बता देना, चेक करके बताना। तो जो आपको मैंने शीट प्रोवाइड दिया है उसमें 11 का आंसर क्या है? 11 का आंसर 2 होना चाहिए। एक बार बता दीजिएगा, आंसर गलत नहीं जाना चाहिए। वेटिंग, आंसर उसका चेक करके बताइए कि आंसर सही है। गलत दे दिया है ना? इलेवन का उन्होंने 3 दे दिया है। ओहो, एक बार चेक कर लीजिएगा, मैं रिप्लेस करवाती हूँ। विकास इधर आना। ये जो क्वेश्चन नंबर 11 है ना,
ये वाला, इसका आंसर ना गलती से 3 दे दिया है, ठीक है, समझ गए हो? 11 का आंसर 3 दे दिया है और 2 होगा, रिप्लेस कर देना फाइल, ठीक है, उसको हाँ करेक्ट करवा देती हूँ, करेक्ट करवा देती हूँ, करेक्ट वाला फाइल डलवाती हूँ। गलती से चला गया होगा, गलती से चला हो गया। ये हाईली एडवर्ब है, क्वेश्चनेबल ना एडजेक्टिव। ओके, इसको सही कर लीजिएगा, मैं फाइल को रिप्लेस करवा देती हूँ, गलती से चला गया होगा। ओके, मैंने बोल दिया फाइल रिप्लेस कर देने के लिए, आंसर गलत नहीं जाना चाहिए, एडजेक्टिव हो। ओके, एडजेक्टिव होगा। 11 का आंसर 2 है। रुको, पता नहीं ये गलती कैसे हो गई। ओके, हाईली ऑब्जेक्शनेबल। 11 का आंसर 2 होगा, सही कर लीजिएगा, हाँ सही कर लेना उसको। चलो नेक्स्ट वाला आ जाओ, ये भी हो गया। हाँ, ये वाला क्वेश्चन में गलती हो सकता है। आई डोंट थिंक आई विल कम ऑन सैटरडे, आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू। ये एक सेंटेंस है, मुझे नहीं लगता कि मैं सैटरडे को आ पाऊंगा क्योंकि मेरे को बहुत सारा काम करना है। यहाँ पे सेंटेंस खत्म हो गया। अब ये शुरू हुआ बिसाइड्स, ठीक है, एक बार आंसर, हाँ 3 है ना, उसको 2 कर लीजिएगा, मैं शीट बदलवा देती हूँ, ठीक है, 2 कर लीजिएगा। देखो, आप बोलोगे कि मैम बिसाइड को तो हमने प्रेपोजिशन चैप्टर में पढ़ा है, ठीक है, कुछ बच्चे जो पहले से पढ़ चुके हैं उनके दिमाग में आएगा कि मैम हमने तो बिसाइड और बिसाइड्स को प्रेपोजिशन चैप्टर में पढ़ा है। बिसाइड का मतलब होता है बगल में, बिसाइड प्लेस बताता है, ठीक है, बिसाइड का मतलब है बगल में। बिसाइड का हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं, बिसाइड का मतलब होता है नेक्स्ट टू, बगल में, ठीक है, बाय द साइड ऑफ, बाय द साइड ऑफ। और एक होता है बिसाइड्स, ये बिसाइड्स का मतलब होता है के अतिरिक्त, के अतिरिक्त। ओके, जैसे इंग्लिश के अतिरिक्त आपने मैथ्स भी पढ़ा, तो बिसाइड प्रेपोजिशन तो होता है, लेकिन बता रही हूं कब प्रेपोजिशन होगा कब नहीं होगा। जैसे मैंने बोला देर इज अ टेम्पल, देर इज अ टेम्पल बिसाइड माई हाउस, मेरे घर के बगल में मंदिर है, ठीक है, यहां बगल का सेंस आया। फिर मैंने लिखा बिसाइड्स, बिसाइड्स इंग्लिश ही स्टडीज मैथ्स, इंग्लिश के अतिरिक्त वो मैथ्स भी पढ़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप सेंटेंस देखना, यहाँ बिसाइड के बाद एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है, बिसाइड के बाद हाउस आ रहा है, ऑब्जेक्ट आ रहा है। अगर बिसाइड के बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है इसका मतलब है प्रेपोजिशन है। बिसाइड प्रेपोजिशन होता है, लेकिन इसके अलावा बिसाइड और भी बहुत कुछ होता है। यहाँ भी देखो बिसाइड्स होगा, बिसाइड्स इंग्लिश, इंग्लिश के अतिरिक्त उसको वो मैथ्स भी पढ़ता है, तो यहाँ भी एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है, दोनों जगह ऑब्जेक्ट आ रहा है, बिसाइड के बाद भी ऑब्जेक्ट आ रहा है, बिसाइड्स एस लग जाता है तो उसका मतलब अलग हो जाता है, तो दोनों के बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो ये प्रेपोजिशन हो गया, प्रेपोजिशन हो गया। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो बिसाइड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है, कॉमा आ गया, कॉमा आ गया। आपको यहाँ बिसाइड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, आपके दिमाग में आएगा कि मैम हमने तो बिसाइड को प्रेपोजिशन चैप्टर में पढ़ा था, तो आपको प्रेपोजिशन करने का मन होगा, लेकिन ये ऐसा नहीं है, क्योंकि प्रेपोजिशन तो तब होता है ना जब इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट आता, कोई ऑब्जेक्ट वगैरह नहीं है। और ये जो बिसाइड है ना, किसी को जोड़ वोड़ नहीं रहा है, ठीक है। बिसाइड कंजंक्शन का काम क्या होता है, 2 सेंटेंस को जोड़कर एक करना, तो ये तो कंजंक्शन भी नहीं है, क्योंकि ये यहां से लेकर यहां तक आई विल कम, आई हैव, ये तो सब अलग अलग। आई डोंट थिंक आई विल कम ऑन सैटरडे, ये एक पूरा वाक्य है, फुल स्टॉप से खत्म हुआ, फिर एक वाक्य है फुल स्टॉप से खत्म हुआ, ये तो अलग अलग सब वाक्य है, कहीं से जुड़ नहीं रहा है, तो ये कंजंक्शन भी नहीं है, ये कंजंक्शन भी नहीं है। कंजंक्शन नहीं है भाई। मेरे को बोल रहे हैं ना, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि मैम ऑप्शन ठीक है। भाई क्या बोलते हो आप लोग, एक बार बताओ ना कि कहीं, एक मिनट, क्या क्या विकास, एक मिनट सुनना, चेंज कर दिया क्या?
एक मिनट इधर आना, मेरे को शायद ना इस स्लाइड में अलग है, समझ गए हो, और इसमें अलग। अच्छा ऑप्शंस अलग है, यहाँ पे ना अलग है, तो ठीक और था, वहां पे तो ठीक था। रिप्लेस कर दिया है। हाँ फिर से वही डालो, देखो ये वाला आपका है ना, मुझे समझ में आ गया, मैं समझ गए, उसी लिए गड़बड़ हो गया। वो बोल रहे हैं उसमें ये दिया है, देखो देखो वहां पे आंसर क्या है, वहाँ पर थर्ड था एडजेक्टिव। 30 था ना। हाँ फिर से वही करो, एडजेक्टिव ही कर लो। हाँ, ठीक, क्योंकि यहाँ पे वो गलत है। मुझे लगता है यहाँ पे ऑप्शन ऊपर नीचे है। हाँ, ऑप्शन ऊपर नीचे, ये मुझे कंफ्यूज कर दे रहे हैं। मैंने यहाँ पे ऑप्शन ऑटोमेटिक क्रिएट। ठीक है, अच्छे से चेक करके डाल देना है। ये आप लोग ना मेरे को कंफ्यूज कर देते हो। हुआ क्या है कि ये आपके शीट में ऑप्शन थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, शीट में आंसर सही है। ओके, शीट में आंसर ना, मैंने भी उसको बोला था ना, क्योंकि आंसर गलत जाता है ना तो मुझे बहुत घबराहट होने लगती है कि आंसर गलत की वजह से बच्चों का एक मार्क्स भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। हुआ क्या है ना, गड़बड़ी यहाँ पे, गड़बड़ी यहाँ पे है। यहाँ जो मैं पढ़ा रही हूँ ना, यहाँ पे एडजेक्टिव सेकंड नंबर पे है, सॉरी एडवर्ब सेकंड नंबर पे था और एडजेक्टिव थर्ड नंबर पे था। लेकिन मैंने जो आपको शीट दिया है उसमें अलग है और यहाँ पे अलग है। ठीक है, यहाँ पे क्या था ना, आपके शीट में एडजेक्टिव थर्ड नंबर पे था, तो शीट में सही है। ठीक है भाई, मुझे लगा कि आंसर गलत कैसे हो गया, शीट में सही है। रुको रुको रुको, एक मिनट, एक मिनट। विकास, विकास, ऐसा करो ना, पहले तो क्वेश्चन देख लो। नहीं ठीक है, देख लिया बस। क्वेश्चन में सही है, हाँ ठीक है, थर्ड वो थ्री होगा। मतलब आंसर में तो चलो वो है, लेकिन हम लोग के क्वेश्चन में भी तो कहीं ऊपर नीचे नहीं है। मैंने क्वेश्चन में तो ऊपर नीचे नहीं है, देख लेता हूँ, मैं देख लूंगा सर दोनों देख, हाँ, तो यहाँ का बिसाइड क्या है यहाँ का बिसाइड क्या है जरा बता देना। कंफ्यूज कर देते हो मेरे को। हाँ, कंजंक्शन तो बिल्कुल नहीं है। हाँ, या तो एडजेक्टिव होगा या तो एडवर्ब होगा। अब देखो, ये बिसाइड किसकी विशेषता बता रहा है, इसके अतिरिक्त आई डोंट लाइक पार्टीज। तो ये जो बिसाइड है ना, डोंट लाइक की विशेषता बता रहा है, बिसाइड पार्टीज की विशेषता बता नहीं रहा है। इसके अतिरिक्त आई डोंट लाइक, और डोंट लाइक वर्ब है, और वर्ब की विशेषता एडवर्ब, एडवर्ब एडवर्ब। कहीं कुछ नहीं जोड़ रहा है, जो आप लोग दो जोड़ रहा है कर रहे हो ना, कहाँ जोड़ रहा है, कहाँ पे जोड़ रहा है, यहाँ पे फुल स्टॉप है, एक वाक्य पूरा है, यहाँ भी फुल स्टॉप है, एक वाक्य पूरा हो गया। कंजंक्शन का काम क्या होता है, फुल स्टॉप वाले सेंटेंस को जोड़कर एक करना, तो कहीं से कंजंक्शन नहीं है, ये एडवर्ब है, एडवर्ब है, एडवर्ब। ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, द बॉटम लाइन इज दैट वी हैव टू मेक अ डिसीजन टुडे। मेन बात, मेन चीज ये है, जल्दी जल्दी करते हैं, लेट हो रहे हैं। द लगा है और द के बाद नाउन चाहिए, और वैसे भी इज वर्ब है, और वर्ब को तो सब्जेक्ट चाहिए, नाउन चाहिए, प्रोनाउन नहीं। ट्राई टू नॉक दैट वास ओवर, वास मतलब गुलदस्ता को नॉक करके गिरा दो। मेरे को भी कंफ्यूज कर दिया सबने। शीट के अकॉर्डिंग आंसर सही है। पीडीएफ में एडजेक्टिव 3 नंबर पे था और यहाँ 2 नंबर पे है। क्योंकि अंदर से मुझे भी घबराहट हो जाती है कि आंसर रॉन्ग नहीं होना चाहिए। ओवर, ये देखो, ये ओवर कहीं से मतलब उस स्ट्राइक, उस वास को नॉक करके गिरा दो। तो देखो देखो, अब आपके दिमाग में आएगा कंजंक्शन तो ये है नहीं,
कंजंक्शन तो है नहीं, किसी चीज को जोड़ वोड़ तो रहा नहीं, प्रेपोजिशन तो है ही नहीं, सॉरी एडजेक्टिव तो है ही नहीं, कहीं से भी ये वास मतलब गुलदस्ता की विशेषता बता नहीं रहा है, या तो एडवर्ब है या तो प्रेपोजिशन है। ओके, जैसे ऐसा रहता, वी आर फ्लाइंग, या देयर इज अ ब्रिज ओवर द रिवर। ओवर का मतलब है ऊपर, देयर इज अ ब्रिज ओवर द रिवर। तो यहां देख रहे हो ओवर के बाद, यहां ओवर के बाद एक नाउन आ रहा है, ठीक है, ओवर के बाद यहाँ पे नाउन आ रहा है, तो यहाँ का ओवर प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन है, लेकिन यहाँ ओवर के बाद कोई नाउन वगैरह नहीं आ रहा है, कोई ऑब्जेक्ट वगैरह नहीं आ रहा है, तो ये प्रेपोजिशन नहीं है। अब ये क्या है, एडवर्ब है, किसकी विशेषता बता रहा है, ये वास को नॉक ओवर करके गिरा दो, नॉक की विशेषता बता रहा है, वर्ब है, और वर्ब की विशेषता एडवर्ब, एडवर्ब एडवर्ब। आई वुड लाइक एन आइसक्रीम। ओके, मैं एक आइसक्रीम लेना पसंद करूंगा। आर यू हैविंग वन टू, क्या आप भी एक आइसक्रीम खा रहे हो? चलो बताओ क्या है ये वन, यहाँ पे क्या है, जैसे लिखा आई डोंट वॉन्ट, बताओ पहले, मैं आंसर वेट कर रही हूँ। आई डोंट वॉन्ट अ ब्लू पेन, आई डोंट वॉन्ट अ ब्लू पेन, मुझे ब्लू कलर का पेन नहीं चाहिए। आई वॉन्ट अ रेड वन। पहले मुझे नीचे वाला सेंटेंस का बताना। आई डोंट वॉन्ट अ ब्लू पेन, मेरे को ब्लू कलर का पेन नहीं चाहिए, ठीक है, मेरे को ब्लू कलर का पेन नहीं चाहिए, मेरे को रेड वाला चाहिए। तो ये वन किसके लिए यूज है? आई डोंट वॉन्ट अ ब्लू पेन, पेन नाउन है, मेरे को ब्लू पेन नहीं चाहिए, मेरे को रेड वाला पेन चाहिए। तो ये जो वन है ना, ये पेन के लिए लगा, और पेन नाउन है, और नाउन के बदले लगने वाले वर्ड प्रोनाउन है। उसी तरह मैं एक आइसक्रीम लेना पसंद करूंगा। आर यू हैविंग, क्या आप पहले से एक आइसक्रीम खा रहे हो? आप भी एक आइसक्रीम खा रहे हो, तो ये वन आइसक्रीम के लिए लगा, आइसक्रीम नाउन है, और नाउन के बदले प्रोनाउन। माई पेरेंट्स लेंट मी द मनी, ठीक है, मेरे पेरेंट्स ने मनी दे दिया, नहीं तो मैं तो ट्रिप पे जा ही नहीं पाता। अब ये सेंटेंस देखना, आई विल, या मैंने लिखा आई विल वर्क, आई विल हेल्प हिम, अदरवाइज, अदरवाइज का मतलब है अन्यथा, अदरवाइज ही विल नॉट सर्वाइव, मैं उसकी हेल्प करूंगा, अन्यथा वो सर्वाइव नहीं करेगा, ओके, बच नहीं पाएगा, सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो यहाँ का जो अदरवाइज है ना, ठीक है, यहाँ का अदरवाइज है, ये कंजंक्शन है, ठीक है, कंजंक्शन है, देखो जोड़ रहा है, आई विल हेल्प, आई हेल्प हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट और वर्ब है, मिलके क्लॉज बना रहा है, और ही विल हेल्प, ही सब्जेक्ट है और विल हेल्प वर्ब है, और सब्जेक्ट और वर्ब मिलके क्लॉज बना रहा है, और इन दोनों क्लॉज को जोड़ रहा है अदरवाइज। कल के चैप्टर में मैंने कंजंक्शन पढ़ा रही थी तो अदरवाइज लिखवाया था, तो यहाँ का अदरवाइज क्या कर रहा है ना, दो सेंटेंस को जोड़ रहा है, तो ये तो कंजंक्शन हो गया। लेकिन यहाँ का अदरवाइज किसी को जोड़ वोड़ थोड़ी रहा है, ठीक है, जोड़ने का काम थोड़ी कर रहा है, यहाँ कुछ भी नहीं जुड़ रहा है, यहाँ दो सेंटेंस जुड़ ही नहीं रहा, दोनों सेंटेंस अलग अलग है। यहाँ दिख रहा होगा कि आपको फुल स्टॉप आ रहा है, तो ये तो एक अलग सेंटेंस है, और ये एक अलग सेंटेंस है, तो कहीं भी कुछ जुड़ नहीं रहा है, तो ये कंजंक्शन है ही नहीं। वैसे मैंने अभी आपको पार्टिसिपल नहीं पढ़ाया है, वर्ब चैप्टर में पढ़ाऊंगी कि पार्टिसिपल क्या होता है। पार्टिसिपल भी नहीं है, क्योंकि पार्टिसिपल आईएनजी फॉर्म में होता है, वर्ब होता है और काम करता है एडजेक्टिव का, वो भी नहीं है। तो अब क्या है ये अदरवाइज, जैसे मैंने आपको बिसाइड्स वाला बताया था ना अभी, बिसाइड्स आई लाइक पोइट्री ऐसा टाइप से, तो वहां पे एडवर्ब था, उसी तरह ये अदरवाइज किसकी विशेषता बता रहा है, अदरवाइज ट्रिप की विशेषता नहीं बता रहा है, अन्यथा वो ट्रिप को अफोर्ड नहीं कर पाएगा, ठीक है, वर्ब की बता रहा है अदरवाइज, और वर्ब की विशेषता बतानी
एडवर्ब चाहिए। तो ये सब क्वेश्चंस में आप रॉन्ग कर सकते हो। ये सारे CDS में आए हुए क्वेश्चंस है, ठीक है। नेक्स्ट, शी रोट एन एंग्विश लेटर फ्रॉम हर प्रिजन सेल। उसने एक बहुत गुस्सा भरा लेटर लिखा जेल से। तो वर्ब, हाँ अब देखो, अब आप बोलोगे कि मैम ये आर्टिकल है, ठीक है, और आर्टिकल के बाद तो या तो आर्टिकल के बाद डायरेक्टली नाउन आएगा, ठीक है, डायरेक्टली आर्टिकल के बाद डायरेक्टली नाउन आएगा, या आर्टिकल के बाद एक एडजेक्टिव लगकर फिर नाउन आ सकता है। तो यहाँ पे जो एन लगा, ये जो है ना, ये लेटर के लिए उसने एक लेटर लिखा, और लेटर नाउन है, और नाउन की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव चाहिए ना। कैसा लेटर लिखा? गुस्सा भरा लेटर, तो ये एडजेक्टिव। जब हम लोग वर्ब पढ़ेंगे ना, तो उसमें पढ़ेंगे कभी कभी वर्ब का थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का भी काम करता है। जल्दी करना होगा, लेट हो रहे। देयर इज अ विजिटर फॉर यू, दिस इज एन आर्टिकल। आर्टिकल, और हर एवरी स्टूडेंट का पहला चैप्टर आर्टिकल ही होता है। और आर्टिकल में क्या होता है? दो तरह का आर्टिकल होता है। एक होता है डेफिनेट आर्टिकल, किसी डेफिनेट पर्सन या थिंग के लिए यूज होता है, और एक होता है इनडेफिनेट आर्टिकल। और तीन तरह के आर्टिकल होते हैं, एक तो अ होता है, एक एन होता है, और द। और ये जो अ और एन है ना, ये इनडेफिनेट है, ये किसी खास के लिए, निश्चित के लिए नहीं है, और द डेफिनेट आर्टिकल। तो यहाँ पे अ की बात हो रही है, और अ आर्टिकल है, कौन सा? इनडेफिनेट, ये तो सबको पता है। दे वंडर्ड अराउंड एमलेसली, इधर उधर भटक रहे थे। वर्ब तो है नहीं। हाँ, अब मुझे आपको एक नया वर्ड सिखाना है, कॉपी में लिख लेना। CDS ने क्या किया ना, दो तीन साल पहले, जैसे पार्ट ऑफ स्पीच में मैंने आपको पार्ट ऑफ स्पीच में पढ़ाया ना, नाउन पढ़ाया, एक नया इंटेंसिफायर वर्ड डाल दिया, और उसके बाद बहुत सारे ऑप्शंस में इंटेंसिफायर वाला क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया। मैंने आपको प्रोनाउन पढ़ाया, मैंने आपको एडजेक्टिव पढ़ाया, मैंने आपको एडवर्ब पढ़ाया, पार्ट ऑफ स्पीच में प्रीपोजिशन पढ़ाया, कंजंक्शन पढ़ाया, वर्ब पढ़ाया, ठीक है। और क्या बचा? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, वर्ब, और क्या बचा? और एक इंटरजेक्शन। 8 पढ़ाया। फिर आप बोलोगे कि मैम ये इंटेंसिफायर क्या होता है? ये जो इंटेंसिफायर होता है ना, इंटेंस मतलब किसी काम की तीव्रता को, कोई भी काम कितने तीव्र, कितने इंटेंस तरीके से हुआ, उसको बताया। तो जो ये इंटेंसिफायर होता है ना, ये वर्ब का ही हिस्सा है, एडवर्ब का ही हिस्सा है, सॉरी। जैसे अभी मैंने बताया आपको डिटर्मिनर था। डिटर्मिनर किसको बोलते हैं? ये जो डिटर्मिनर होता है ना, कॉपी में लिख लीजिए, ये एडजेक्टिव का ही हिस्सा होता है। और ये जो इंटेंसिफायर होता है, इंटेंसिफायर होता है, ये क्या है? एडवर्ब का हिस्सा है। कॉपी में लिख लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए, बता रही हूँ होता क्या है। ये सब मैं आपको बताती, जब मैं आपको एडजेक्टिव एडवर्ब पढ़ाऊंगी ना, उसमें डिटेल में बताऊंगी। थोड़ा सा यहाँ पे बता देती हूँ। जैसे मैंने लिखा शी वॉक्ड स्लोली, ठीक है, शी वॉक्ड स्लोली, उसने बहुत स्लोली वॉक किया, तो यहाँ पे स्लोली एडवर्ब हो गया। अब मुझे ना थोड़ी उसने स्लोली वॉक किया, तो अब मुझे बताना है कि स्लोली में भी कितना स्लोली, अगर मुझे उसकी तीव्रता बताना है कि स्लोली में भी ना बहुत ज्यादा स्लोली। शी वॉक्ड, मैंने लिखा शी वॉक्ड वेरी स्लोली, ठीक है, वेरी स्लोली। तो स्लोली भी एडवर्ब है, और वेरी भी एडवर्ब ही है, वेरी भी एडवर्ब ही है। स्लोली में भी कितना स्लोली? वेरी स्लोली। वेरी भी एडवर्ब है, लेकिन ये एडवर्ब का कौन सा हिस्सा है? ये एडवर्ब है तो, बट एडवर्ब में भी इंटेंसिफायर है। इंटेंस मतलब किसी भी चीज की तीव्रता कितनी थी। यहाँ तो बताया स्लोली, बट मुझे बताना है ना स्लोली में भी बहुत ज्यादा स्लोली। तो वेरी भी एडवर्ब ही है, बट इंटेंसिफायर है। तो कहने का मतलब ये है कि इंटेंसिफायर भी एडवर्ब का ही हिस्सा होता है, ठीक है, इंटेंसिफायर भी एडवर्ब का ही हिस्सा होता है। ठीक है। तो अब देखो, वर्ब तो ये है नहीं, वर्ब तो वंडर्ड है, एडजेक्टिव तो कोई विशेषता बता रही है, नाउन इंटेंसिफायर, क्योंकि ये वंडर की विशेषता बता रहा है ना, वो इधर उधर बिना काम के भटक रहा था। तो ये वर्ब है, और वर्ब की विशेषता बताने के लिए एडवर्ब चाहिए।
लेकिन यहाँ हमारे ऑप्शन में एडवर्ब है ही नहीं, लेकिन इंटेंसिफायर भी तो एडवर्ब का ही हिस्सा होता है। ओके, अभी इंटेंसिफायर वाला क्वेश्चन आएगा। चलो बताओ ये क्या है। ही रैन, ये तो मैंने आपको बताया भी था कल। ही रैन आफ्टर मी, वो मेरे पीछे दौड़ा, और मी तो ऑब्जेक्ट है, मी ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब है कि ये प्रेपोजिशन है। यहाँ का आफ्टर प्रेपोजिशन है क्योंकि उसके बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है, बट यहाँ का आफ्टर प्रेपोजिशन नहीं है, क्योंकि प्रेपोजिशन होता तो उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस आता ना, बट यहाँ तो कोई ऑब्जेक्टिव केस नहीं है, ये तो सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट और वर्ब मिला के क्या बना रहा है, क्लॉज। और इसके पहले भी सब्जेक्ट और वर्ब मिला के क्लॉज बना रहा है, और दोनों क्लॉज को जोड़ रहा है कंजंक्शन। इंटेंसिफायर तो एडवर्ब होता है। ओके, पहले बताइए यहां तक ठीक है? 22 क्वेश्चंस कर लिया, सब हलचल ठीक है ना? ठीक है इतना दूर? हम्म 18 वाला रॉन्ग हो गया था। कैसे रॉन्ग हो गया था 18 वाला? अच्छा, एडवर्ब है, ऐसे ऐसे सेंटेंसेस में रॉन्ग हो जाते हैं। न्यूज कल्चर, सॉरी, पब्लिक कल्चर इज एसोसिएटेड विथ एक्सट्रीमली न्यू सिविल सोसाइटीज। सोसाइटीज नाउन है, सोसाइटी नाउन है। कैसा सोसाइटी? नया नया सोसाइटी। और न्यू, न्यू क्या है? अब देखो यहाँ पे एडवर्ब भी है और इंटेंसिफायर भी है, और आप बोलोगे मैम इंटेंसिफायर भी तो एडवर्ब का हिस्सा होता है, बट वो एडवर्ब जहाँ पे वर्ड की तीव्रता का पता चलता है, कोई भी वर्ड कितना ज्यादा असरदार है, उसके लिए हम इंटेंसिफायर यूज करते हैं। अगर क्वेश्चन ऐसा आता, शी वॉक्ड, या मैंने लिखा शी इज टू स्मार्ट, शी इज टू स्मार्ट, और स्मार्ट क्या है? स्मार्ट एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव की विशेषता एडवर्ब तो बताता ही है। और ये क्या करते हैं ना, ये क्या करते हैं, इस टू को अंडरलाइन कर देते हैं, और ऑप्शन में एडवर्ब भी डालते हैं, और ऑप्शन में इंटेंसिफायर भी डालते हैं। और आप बोलोगे कि मैम इंटेंसिफायर भी तो एडवर्ब का ही हिस्सा होता है। अगर दोनों आ गया होता, शी इज टू स्मार्ट, अगर मैं लिखती शी इज स्मार्ट, वो स्मार्ट है, लेकिन स्मार्ट में भी बहुत ज्यादा स्मार्ट है, बहुत काफी स्मार्ट है। शी इज एक्सट्रीमली स्मार्ट, शी इज क्वाइट स्मार्ट, शी इज वेरी स्मार्ट, शी इज सो स्मार्ट। अगर दोनों आ गया होता ऑप्शन में, तो आपका कहना होता कि मैम इंटेंसिफायर भी तो एडवर्ब का ही हिस्सा होता है। अगर दोनों आ गया है तो हम इसको टिक करते, क्योंकि स्मार्ट में भी बताया जा रहा है ना, ऐसा वैसा स्मार्ट नहीं, बहुत ज्यादा स्मार्ट। तो इंटेंस मतलब किसी चीज का प्रभाव बहुत ज्यादा बता रहे हो, तब हम इंटेंसिफायर करते। बट यहाँ तो ये तो है नहीं, और क्लॉज तो हो ही नहीं सकता है। क्लॉज होने के लिए सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन चाहिए, बट ये तो एक ही वर्ड है, तो आंसर इज एडजेक्टिव। यू आर पेइंग लेस अटेंशन, ये तो कर लो, आप बहुत कम ध्यान दे रहे हो। अटेंशन क्या है? यू आर पेइंग वॉट, वॉट का जवाब आ रहा है, इसका मतलब है अटेंशन नाउन है, और नाउन की विशेषता एडजेक्टिव होगा। बाद में एक बार सीरियस ने इंटेंसिफायर ऑप्शन दिया, उसके बाद कई ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप देख रहे हो, जहां पे उन्होंने ऑप्शन में इंटेंसिफायर डाला है। इंटेंसिफायर कुछ नहीं होता, एडवर्ब का ही हिस्सा होता, एडजेक्टिव होगा यहाँ पे। ठीक है, लेस अटेंशन, यू आर पेइंग, कितना अटेंशन दे रहे हो, कैसा दे रहे हो, कितना दे रहे हो, तो उसके लिए हम एडजेक्टिव का यूज करते। तीसरा, वाई इज इट रियली सुजाता ऑन द फोन। अब देखो, हाँ अब बताना, इंटेंसिफायर एडवर्ब होता है, ये तो इतने देर से बता रही हूं। जैसे लिखा मैंने, शी इज वेल, अच्छी है। ओके, अब मुझे लिखना है ना, शी इज क्वाइट वेल,
अच्छी है, और वेल में भी कितनी अच्छी है, काफी अच्छी है, तो ये इंटेंसिफायर है, एडवर्ब है। शी इज स्मार्ट, ठीक है, स्मार्ट है, स्मार्ट एडजेक्टिव है, लेकिन मुझे बोलना है ना शी इज टू स्मार्ट, काफी स्मार्ट है, या शी इज एक्सट्रीमली स्मार्ट, या शी इज क्वाइट स्मार्ट, ये सब इंटेंसिफायर है। इंटेंसिफायर एडवर्ब का ही हिस्सा होता है। ये क्वेश्चन टीजीटी में आया था। हाँ चलो बताओ व्हाई। अब देखो, आप बोलोगे कि मैंने आपको उस दिन बताया भी था, देखो हाउ, अब मैंने लिखा हाउ आर यू, ठीक है, ये मैंने आपको टाइप्स ऑफ सेंटेंस करवा रही थी, उसमें बताया था कि हाउ आर यू, ये एक प्रश्नवाचक सेंटेंस है, आप कैसे हो, यहाँ हाउ इंटरोगेटिव है, ठीक है, हाउ इंटरोगेटिव सेंटेंस में यूज हो रहा है ना, कैसे हो जब आप कुछ आएगा। मैंने लिखा हाउ फूल ही इज, ओ माई गॉड, कितना बेवकूफ है। तो यहाँ हाउ से हम प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं, यहाँ हाउ से ना हम सरप्राइज दिखा रहे हैं कि वो कितना ज्यादा बेवकूफ है। तो यहाँ हाउ तो इंटरजेक्शन वाला सेंस आ गया, अरे रुको, इंटरजेक्शन वाला सेंस आ गया ना, सरप्राइज दिखा रहे, हाउ फूल ही इज, ठीक है। अब मुझे बताओ, हाँ अब सेंटेंस ध्यान देखना, अब हमारे बच्चों को क्या कंफ्यूज करेंगे ना कि मैम यहाँ भी तो क्वेश्चन मार्क है, यहाँ भी तो क्वेश्चन मार्क है, लेकिन हम यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा के ना कहीं से भी किसी से कुछ क्वेश्चन नहीं पूछ रहे। अगर यहाँ हम क्वेश्चन पूछते ना तो यहाँ पे वाई के बाद कॉमा नहीं आता। जैसे अगर क्वेश्चन होता ना तो वाई आर यू एब्सेंट, वाई आर यू एब्सेंट ऐसा लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन पूछते, कोई कॉमा वगैरह नहीं लगा है, सिंपली आपसे पूछ रही हूँ कि आप क्यों एब्सेंट हो, ऐसा पूछ रही हूँ। लेकिन यहाँ पे देखो क्या बोल रहे, वाई, क्या, इज इट रियली, क्या ये रियली सुजाता है फोन पे। तो हम यहाँ पे थोड़ा सरप्राइज दिखा रहे हैं, तो ये इंटरजेक्शन है। यहाँ जो वाई वर्ड है ना, इंटरजेक्शन है, नाउन और वो सब थोड़ी, इंटरजेक्शन, यहाँ थोड़ा सरप्राइज दिखा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ जो वाई है इंटरजेक्शन का सेंस दे रहा है, यहाँ पे सरप्राइज दिखा रहे हैं ना, वाई, इज इट रियली सुजाता, क्या रियली सुजाता फोन पे है, इतने दिनों से फोन नहीं की है, उसको आश्चर्य हो रहा है कि क्या ये फोन की है रियली। नेक्स्ट वाला आ जाओ, सिट डाउन एंड रेस्ट अ वाइल। अच्छा, ये वाइल बड़ा अच्छा वर्ड है। ये जो वाइल है, अभी तो कल मैंने आपको बताया था, ये जो वाइल है ना, ये कंजंक्शन भी होता है, ठीक है। ये जो वाइल, ये वाइल कभी कभी सेंटेंस में प्रेपोजिशन भी होता है, ये वाइल सेंटेंस में नाउन भी होता है, और ये वाइल सेंटेंस में वर्ब भी होता है। क्वेश्चन जब भी मैं डिस्कस करती हूँ ना, उस दिन एब्सेंट मत हो, क्योंकि जब टीचर थ्योरी पढ़ाते हैं ना, जब टीचर थ्योरी पढ़ाते हैं तो ठीक है, आपको तो रूल्स वगैरह पढ़ाते ही होता है, लेकिन टीचर के पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं बताने के लिए, बहुत सारी चीज़ें बताने के लिए होती है जब वो पेपर को डिस्कस कर रहे होते हैं, ठीक है। पेपर को जब हम डिस्कस कर रहे होते हैं ना, बहुत सारी चीज़ बताने के लिए। देखो ये वाइल वाला आ गया, एक तो वाइल का मतलब होता है दौरान, और एक वाइल का मतलब होता है जबकि। इसको अलग अलग तरीके से मैं यूज करवाऊंगी। कल मैंने आपको कंजंक्शन पढ़ाते समय बताया था ना, वाइल ही वर्कड ही फेल्ड, और बताया था कि जबकि उसने कड़ी मेहनत की, बेचारा फेल हो गया। तो यहाँ वाइल का मतलब जबकि का सेंस आ रहा है, कंजंक्शन है, ठीक है, कंजंक्शन है, ये सब्जेक्ट वर्ब है, और ये सब्जेक्ट वर्ब है, क्लॉज को जोड़ रहा है, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था, ही, ऐसा सेंटेंस दिया था, ही गॉट हर्ट वाइल प्लेइंग, खेलने के दौरान उसको चोट लग गई, और यहाँ आईएनजी लगा है, और वर्ब का आईएनजी फॉर्म नाउन का भी काम करता है। तो यहाँ का प्लेइंग नाउन है, मतलब ऑब्जेक्ट है, तो इसका वाइल प्रेपोजिशन है, ठीक है। ये तो वाइल प्लेइंग, वाइल स्लीपिंग, वाइल टीचिंग, ये तो मैंने आपको बता दिया था। अब बोलोगे कि मैम वाइल नाउन कैसे है, ठीक है। रेस्ट ऑफ वाइल, यहाँ वाइल का मतलब है जबकि, यहाँ वाइल का मतलब है दौरान, और एक वाइल का बोलते हैं ना टीचर वेट अ वाइल, यहाँ वाइल का मतलब है क्षण, थोड़ा सा बैठ के एक क्षण रेस्ट कर लो, तो यहाँ अ लगा है, तो यहाँ का वाइल ना नाउन हो गया, क्योंकि आर्टिकल के साथ, आर्टिकल तो नाउन या प्रोनाउन के साथ ही लगता है ना, तो ये नाउन हो गया, ठीक है, एडवर्ब कहीं से नहीं। अब आप बोलोगे कि मैम इसको वर्ब की तरह काम करवा दीजिए, कैसे वर्ब होता है, एक फ्रेजल वर्ब होता है, वाइल अवे। वाइल अवे का मतलब होता है टू पास, टाइम पास करना, कोई काम धंधा नहीं है,
आइडली बैठ के टाइम पास कर रहे हो, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, जैसे, और इसमें ईडी भी लगता है, ही वाइल्ड अवे ऑल हिज टाइम, वो अपना सारा टाइम बर्बाद कर दिया। तो यहाँ वाइल अवे एक फ्रेज होता है, ठीक है, प्रेपोजिशनल फ्रेज जो वर्ब और प्रेपोजिशन से बनता है, जिसका मतलब होता है बिना काम के टाइम वेस्ट करना, ऐसे ही बैठ के टाइम वेस्ट करना। तो यहाँ का वाइल जो अ लगा इसलिए नाउन। राकेश इज, हाँ देखो आ गया, यही वाला मैं बताना चाहती। तो राकेश इज टू ओल्ड टू रन फास्ट, राकेश काफी ओल्ड है, जल्दी दौड़ नहीं सकता है। तो ये जो ओल्ड है ये तो एडजेक्टिव है, ठीक है, ओल्ड एडजेक्टिव है ना, राकेश की विशेषता बता रहा है, राकेश नाउन है, और नाउन की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव, और फिर से एडजेक्टिव की विशेषता क्या बताता है, एडवर्ब। अब यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन में एडवर्ब भी है और हमारे पास इंटेंसिफायर भी है, ठीक है, हमारे पास दोनों हैं ऑप्शन में। तो किसको टिक करोगे बताओ जल्दी से, 27 का आंसर। अब आप बोलोगे कि मैम टू तो एडवर्ब है और इंटेंसिफायर भी तो एडवर्ब ही होता है, इंटेंसिफायर भी तो एडवर्ब ही होता है। जल्दी 27 का आंसर बताइए। ये सब ना अगर आंसर शीट दे के, हाँ, जब एडवर्ब का इम्पैक्ट फोर्सफुल होता है तब हम इंटेंसिफायर लगाते हैं। देखो मैंने आपको आंसर तो दे दिया, 27 का आंसर 3 होगा, 4 का आंसर 4 होगा, 5 का आंसर 2 होगा, आंसर शीट तो दे दिया। लेकिन आंसर शीट से ना उतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी नहीं आती है जब तक आप मैं चाहती तो आंसर दे दे के छोड़ देती, डिस्कशन नहीं करवाती, लेकिन आप खुद फील कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि जब मैं आंसर दे देती हूँ आपको समझ में नहीं आता कि मैम इसको क्यों टिक किया है, आंसर इंटेंसिफायर दिखाता, और इंटेंसिफायर को एडवर्ब को लिख के समझाना पॉसिबल नहीं है, उसके लिए आपको थोड़ा सा क्लास में आके कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा। राकेश ओल्ड में भी कितना ओल्ड है, बहुत ज़्यादा ही ओल्ड है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ही ओल्ड है, बूढ़ा है रन करने के लिए, तो इंटेंसिफायर तीव्रता बता रहा है ना, बट टू ओल्ड। हाँ, फॉर द नेक्स्ट जनरेशन, आने वाले जनरेशन्स में वर्क अपॉर्चुनिटीज और भी बढ़ने वाले हैं। ये देखो वर्ब है, और वर्ब ने अपना एग्रीमेंट किया है सब्जेक्ट से, और किसी भी वर्ड को सब्जेक्ट होने के लिए नाउन या प्रोनाउन, तो ये अपॉर्चुनिटी किसी के बदले थोड़ी लगा है जो प्रोनाउन है, तो इसको हम नाउन माने। और एस भी लगा है, और मैंने बताया था कि एस लगाकर हम प्लूरल बनाते हैं, और प्लूरल या तो नाउन का बनता है, या तो प्रोनाउन का बनता है, या तो वर्ब का बनता है। एडवर्ब का प्लूरल नहीं बनता है, एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बनता है, प्रोनाउन का प्लूरल बनता है। बट ये वर्क अपॉर्चुनिटी, प्रोनाउन तो नाउन के बदले है, बट ये तो खुद में नाउन है, प्रोनाउन नहीं होगा। लाइफ इज अ सोलो फाइट, लाइफ अकेला फाइट है, सबको अपना अपना जर्नी अपने लड़ना है, सबको अपनी अपनी यात्रा खुद तय करनी है। क्योंकि ना अभी हम 50% क्वेश्चन ही कर पाए, थोड़ा सा स्पीड में चलना होगा। लाइफ इज अ सोलो फाइट। अब आप बोलोगे थोड़ा सा ध्यान रखना, अ के तुरंत बाद नाउन आ सकता है आर्टिकल के बाद, बट आर्टिकल के बाद कभी कभी एडजेक्टिव लग के भी नाउन आता है, देखो, लेकिन यहाँ आर्टिकल के बाद 2 वर्ड आया है, ठीक है, एक फाइट है और एक ये है। तो ये जो लाइफ एक जंग है, तो ये नाउन है, और नाउन की विशेषता बताने के लिए यहाँ इसको नाउन मत मान लेना। अगर आप इसको नाउन मानोगे तो फिर ये भी तो नाउन है, ये तो नाउन की विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव। इंटेंसिफायर मत डालना, इंटेंसिफायर तो एडवर्ब होता है। द कैट, कैट तो डेफिनेट आर्टिकल है। ऑल द पिलग्रिम्स रेस्टेड फॉर अ वाइल, देखो यहाँ का वाइल नाउन है, एक क्षण के लिए सारे तीर्थ यात्रियों ने रेस्ट किया बैनियन टी, बरगद के पेड़ के नीचे। अब ये अंडर क्या बता रहा है, प्लेस, पेड़ के नीचे, और प्लेस बताने वाले वर्ड एडवर्ब भी होते हैं और प्रेपोजिशन भी होता है, क्योंकि प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस भी होता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस भी होता है। लेकिन इसके बाद एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, अगर ऑब्जेक्ट आ रहा है तो प्रेपोजिशन है, एडवर्ब नहीं। ऑब्जेक्ट नहीं होता ना तब हम एडवर्ब लगाते। द वंडरफुल स्टैचू, ये जो खूबसूरत मूर्ति था ना लीडर का, सारे लोगों को वेलकम करता है। ये वंडरफुल मतलब बहुत शानदार, ये शानदार विशेषता बताता है, एडजेक्टिव है, और किसकी विशेषता बता रहा है, स्टैचू, मूर्ति। मूर्ति एक थिंग है, और कोई भी थिंग भी नाउन होता है, तो नाउन होगा। नाउन फ्रेज मत डालना,
ठीक है, फ्रेज मत डालना क्योंकि फ्रेज 2 या 2 से ज्यादा वर्ड का होता है, बट ये तो एक ही वर्ड है। ठीक है, अगर दोनों अंडरलाइन रहता ना, वंडरफुल भी अंडरलाइन रहता, स्टैचू भी हो जाता, तब खैर वो भी गलत ही होता, नाउन फ्रेज तो है नहीं। दिस इज हिज पेन, ये उसकी पेन है। अब देखो, पोजेशन बताना मतलब मालिकाना अधिकार बताना। ठीक है, ये पेन क्या है? नाउन है। पेन तो नाउन है, एडवर्ब तो ये है नहीं, वर्ब तो ये हो गया, ये 2 ऑप्शन तो हट गया। अब आप सोचोगे ना कि मैम ही प्रोनाउन है तो ही का ही तो हिज बनता है, शी प्रोनाउन है शी का ही तो हर बनता है, तो आपका मन करेगा पोजेसिव प्रोनाउन लगाने के लिए, बट हिज पोजेसिव प्रोनाउन नहीं है, पोजेसिव एडजेक्टिव है। क्यों? हिज एडजेक्टिव है, इसको प्रोनाउन में और भी डिटेल में पढ़ेंगे। क्यों इसको मैं प्रोनाउन नहीं मान सकती? क्योंकि नाउन और प्रोनाउन एक साथ थोड़ी आएगा, नाउन के बदले ही तो प्रोनाउन आता है, तो फिर यहाँ नाउन प्रोनाउन एक साथ कहाँ से आ जाएगा? इसका मतलब ये प्रोनाउन नहीं है, ये वाला नाउन है और नाउन की विशेषता बता रहा है, किसका पेन? उसका पेन, तो ये पोजेसिव एडजेक्टिव। लेस वाला देखो, लेस मोर सारे एडजेक्टिव होते हैं। ओके, जैसे मैंने लिखा लेस वाटर, वाटर क्या है? नाउन है। कितना पानी? लेस, तो नाउन की विशेषता एडजेक्टिव बताएगा ना, लेस मोर ये सब एडजेक्टिव है। When people found that the jewel was in the records of Rahim, they gave it to him. जब लोगों को लगा ना कि ये जो जूअल था, ये जो गहना था, वो रहीम के रिकॉर्ड में था, उन्होंने उनको दे दिया। ये इट किसके लिए लगा? दे गेव इट, दे गेव उसे या उसको, ये उसको मतलब किसको? ये जूअल को, और ये जूअल नाउन है, और नाउन के बदले लाने वाले वर्ड्स प्रोनाउन होते हैं, प्रोनाउन। इट इज, हाँ एक चीज मुझे ये बताना था, अब यहाँ पे आपका कंफ्यूजन शुरू होगा। मैंने आपको बस ऊपर ऊपर बता दिया है, ठीक है, ये वाला में बच्चे रॉन्ग करके आए थे एग्जाम में। ठीक है, ये क्वेश्चन में बच्चे रॉन्ग करके आ गए थे एग्जाम में। वैसे तो मैं आपको प्रोनाउन चैप्टर पढ़ाऊंगी ना, उसमें आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी। ठीक है, या जो बच्चा मुझसे प्रोनाउन पढ़ चुका है, तो जब मैं प्रोनाउन का टाइप्स बताती हूँ ना, उसमें बताती हूँ कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, ठीक है, और इम्पर्सनल प्रोनाउन पे चलते हैं। इम्पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है ये अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या पढ़ाया कि कंजंक्शन क्या होता है, कंजंक्शन का काम जोड़ना होता है। लेकिन जब मैंने कंजंक्शन चैप्टर स्टार्ट किया था, उसमें आपको बताया था कंजंक्शन का टाइप्स, ओके, कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग। उसी तरह जब मैं आपको प्रोनाउन चैप्टर पढ़ाऊंगी, मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी कि ये पर्सनल और इम्पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता दे रही हूँ। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है। वैसे ये वर्ब तो है नहीं, ये इट वर्ब नहीं है, वर्ब तो ये है। अब आपको ध्यान में आएगा ना कि मैम ये तो सारे प्रोनाउंस है, और रिलेटिव प्रोनाउंस भी नहीं है, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन में हु आता है, हुम आता है, हुज आता है, ठीक है, विच आता है, दैट आता है। ये 4 तरह का रिलेटिव प्रोनाउंस है जो मैं आपको प्रोनाउन चैप्टर में पढ़ाऊंगी। ये भी नहीं होगा। फिर आपके दिमाग में आएगा कि मैम ये पर्सनल और इम्पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है। ठीक है, थोड़ा सा बता दे रही हूँ। ठीक है, थोड़ा सा पर्सनल और इम्पर्सनल प्रोनाउन बता दे रही हूँ। देखो, एक होता है पर्सनल प्रोनाउन, थोड़ा सा बता दे रही हूँ, मैं इसको प्रोनाउन चैप्टर में डिटेल में पढ़ाऊंगी। पर्सनल प्रोनाउन का मतलब ये मत समझना व्यक्तिगत प्रोनाउन, ये सिर्फ मेरा प्रोनाउन है, तुम्हारा नहीं है। पर्सनल प्रोनाउन ना पर्सन से बना है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना फर्स्ट पर्सन, प्रथम पुरुष, फिर हम बोलते हैं सेकंड पर्सन, फिर हम बोलते हैं थर्ड पर्सन। ठीक है, तो पर्सनल प्रोनाउन में जैसे फर्स्ट पर्सन में आई आ गया, वी आ गया, सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन मतलब जो बोल रहा है, सेकंड पर्सन मतलब जो सुन रहा है, यू, और थर्ड पर्सन में आ गया, थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, ही, शी, दे। इसको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी। इट, ये जो ही, शी, दे, इट आ गया, ये सारे पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं। ठीक है, ये सारे पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं। इट भी पर्सनल प्रोनाउन होता है। तो अब आपके दिमाग में आएगा कि मैम इट तो पर्सनल प्रोनाउन होता है तो हम इट में ये लगा दें, लेकिन इट पर्सनल प्रोनाउन भी होता है और इट
इम्पर्सनल भी होता है, बता रही हूँ इसको ना, मैं डिटेल में बताऊंगी प्रोनाउन चैप्टर में, थोड़ा सा आपको यहाँ पे बता दे रही हूँ क्योंकि एक क्वेश्चन आ गया है। सबसे ही शी तो पर्सनल होता है, आप बोलोगे मैम इट जो है, इट मतलब यह कैसे पता करेंगे? अभी तो आपने इट को पर्सनल प्रोनाउन में लिखा था थर्ड पर्सन में, इट पर्सनल प्रोनाउन भी होता है और इट इम्पर्सनल भी होता है। कैसे पता चलेगा कि कहाँ का इट पर्सनल है और कहाँ का इट इम्पर्सनल है? अब मैंने लिखा, थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, वैसे हम लोग प्रोनाउन चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे मैंने लिखा द कैट किल्ड, द कैट वॉज, वैसा लिख दिया द कैट वॉज स्लीपिंग। ठीक है, तो यहाँ कैट किसी निश्चित जानवर के लिए बात हो रही है। ठीक है, कैट किसी निश्चित जानवर की बात हो रही है, तो यहाँ कैट प्रोनाउन नाउन है और नाउन के बदले हम क्या लिख सकते हैं? इट लिख सकते हैं। इट वॉज स्लीपिंग। ठीक है, इट वॉज स्लीपिंग, इट वॉज स्लीपिंग, कैट सो रही थी, तो मैंने इट लगा दिया। ठीक है, अब मैं बताऊंगी कहाँ पर्सनल है कहाँ इम्पर्सनल है। अब मैंने लिखा इट इज ही हु डिड द वर्क, ये वही था जिसने काम को किया। ठीक है, एक छोटा सा आपको ट्रिक बताऊंगी कि मैम कैसे पता चलेगा कि इट पर्सनल है या इम्पर्सनल प्रोनाउन है। ठीक है, और फिर मैंने लिखा इट इज दे हु डिड द वर्क, या मैंने लिखा इट इज राम हु डिड द वर्क, ये राम ही है जिसने इस काम को किया। ठीक है, छोटा सा आपको ट्रिक बताती हूँ। यहाँ पे बच्चे रॉन्ग करके आए होंगे एग्जामिनेशन हॉल में, अब ध्यान से सुनो बात को। यहाँ पे देखो, ये एक कैट के लिए यूज है, निश्चित किसी कैट के लिए यूज है, बट यहाँ इट देख रहे हो, यहाँ इट पर्सनल प्रोनाउन है क्योंकि किसी निश्चित पर्सन कैट के लिए यूज हो रहा है, थर्ड पर्सन के लिए। बट यहाँ इट देख रहे हो, यहाँ इट को हम एज अ इंट्रोडक्शन यूज कर रहे हैं। यहाँ इट से हम ही के बारे में भी बता रहे हैं, यहाँ इट से दे के बारे में भी बता रहे हैं, यहाँ इट से राम के बारे में भी बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ का इट ना किसी पर्सनल के लिए नहीं है, यहाँ के इट से किसी ही के बारे में भी बता दे रहे हैं, इट के बारे में भी बता दे रहे हैं, सॉरी दे के बारे में बता दे रहे हैं और राम के बारे में भी बता दे रहे हैं। तो यहाँ का इट इम्पर्सनल है, किसी खास पर्सन के लिए नहीं है, ये इम्पर्सनल है। ओके, और यहाँ का इट पर्सनल हो गया, किसी निश्चित के लिए बता रहे हैं। अगर ऐसा भी याद नहीं हो रहा है ना, तो एक और छोटा सा ट्रिक याद रखो, जहां का इट वाक्य में सब्जेक्ट का काम कर रहा है या ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसका मतलब है कि वहां का इट पर्सनल प्रोनाउन है। ठीक है, रुको एक मिनट, ये लिख लो, ये ट्रिक आपको बहुत हेल्प करेगा। वैसे ना इसको प्रोनाउन में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बस ये आप छोटा सा ट्रिक लिख लीजिए कि जहां का इट वाक्य में सब्जेक्ट का काम कर रहा है और ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो वहां का इट पर्सनल प्रोनाउन। ये ज्यादा प्रॉब्लम इट के साथ ही है। और जहां का इट वाक्य में ना सब्जेक्ट का काम कर रहा है, वाक्य में ना ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसका मतलब है कि वो इम्पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, इम्पर्सनल प्रोनाउन। ओके, एग्जाम्पल देके बताती हूँ। जैसे मैंने लिखा द कैट किल्ड द रैट। ठीक है, ये हमारा सेंटेंस का, कैट हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है और ये किल्ड है वर्ब और रैट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब मेरे को ना इसमें नाउन के बदले प्रोनाउन लगाना है, जानवरों के लिए इट लगाते हैं। फिर मैंने लिखा इट किल्ड द रैट। चलो रैट के लिए मैं प्रोनाउन नहीं डाल रही, यहाँ जो मैंने इट डाला है ये कैट के लिए डाला है। और फिर अब मैं जो इट डालूंगी ना, द कैट किल्ड रैट के लिए डाल रही, रैट के लिए डाल रही हूँ। यहाँ जो इट था सब्जेक्ट कैट के लिए डाला और यहाँ जो मैंने इट डाला रैट के लिए। तो अब देख रहे हो यहाँ जो इट है ये किसके लिए यूज हो रहा है, ये वाक्य में किसी सब्जेक्ट के लिए यूज हो रहा है।
कैट के लिए, तो यहाँ का इट सब्जेक्ट है, और यहाँ का जो इट है ना रैट के लिए यूज हो रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट है। अगर वाक्य में इट सब्जेक्ट का काम कर रहा है या ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसका मतलब है कि वो पर्सनल प्रोनाउन है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का, यहाँ का इट भी पर्सनल है, यहाँ का इट भी पर्सनल प्रोनाउन है। यहाँ इट पर्सनल प्रोनाउन है ऑब्जेक्ट के रूप में, और यहाँ इट पर्सनल प्रोनाउन है सब्जेक्ट के रूप में। ठीक है, अब मैंने सेंटेंस लिखा, इट इज ही हु हेल्प मी। ये वही है जिसने मेरी हेल्प की। अब आप क्या करोगे ना, ये सोचोगे कि मैम इस वाक्य का सब्जेक्ट ना इट है और इज इसका वर्ब है। कहीं से भी इस वाक्य का सब्जेक्ट इट नहीं है। इस वाक्य में इट ने काम नहीं किया, इस वाक्य में काम तो ही ने किया है। ही ठीक है, ही ने काम किया है हेल्प करने का, तो ही हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है और ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब है इस वाक्य में ही सब्जेक्ट है, इस वाक्य में इट सब्जेक्ट नहीं है, और जब इट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है तो इम्पर्सनल है। ओके, ये मुझे बताओ, ये क्लियर हो रहा है? ये क्लियर हो रहा है, तो ये इम्पर्सनल प्रोनाउन है। उसी तरह यहाँ का जो इट था, ये कहीं से भी सब्जेक्ट का काम नहीं कर रहा है। ओके, 11 o'clock हो चुका था और यहाँ पे सब्जेक्ट ऑल ऑफ अस शुड रिटायर, यहाँ ऑल ऑफ अस को बोला जा रहा है, यहाँ इट कोई सब्जेक्ट वगैरह का काम नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ का इट पर्सनल प्रोनाउन। ओके, इसको मैं बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगी जब आपको प्रोनाउंस पढ़ाऊंगी, या तो अभी टिक कर लो इम्पर्सनल प्रोनाउन। जहां पे इट से हम किसी सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ओके, इट इज 11 o'clock, ऐसा नहीं है कि किसी निश्चित के लिए बात हो रही है, सब्जेक्ट का काम नहीं कर रहा। द फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल, फ्लावर बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, और ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव की विशेषता एडवर्ब बताता है। ये हो गया। अगर इंटेंसिफायर रहता और एडवर्ब रहता तो मैं इंटेंसिफायर को टिक करती। नेक्स्ट वाला, ना एक बार मैं रिफ्रेश करती हूँ, आपके आंसर आने में बहुत टाइम लग रहा है। एक बार रिफ्रेश कर रही हूँ। इसको मैं अच्छे से समझा दूंगी एडवर्ब चैप्टर में, सॉरी प्रेपोजिशन चैप्टर में। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से समझा दूंगी, नॉट टू वरी। दिस बॉय, बॉय तो नाउन है, और नाउन जहां आ गया, नाउन और प्रोनाउन तो एक साथ आएगा ही नहीं, नाउन के बदले प्रोनाउन आता। आर्टिकल तो है नहीं, आर्टिकल तो 3 ही आर्टिकल है, अ एंड द। ये पोजेसिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। ठीक है, जब हम लोग एडजेक्टिव चैप्टर पढ़ेंगे ना, अभी तो एडजेक्टिव लिख लो कि ये एडजेक्टिव है, दिस बॉय, फिर मैंने लिखा दैट बॉय, दिस का प्लूरल मैंने लगा दिया दीज बॉयज, ये सब एडजेक्टिव में डिटेल में पढ़ाऊंगी। फिर दैट का प्लूरल दोज बॉयज, तो ये सारे किसकी विशेषता बता रहा है? बॉयज की। बॉयज नाउन है, नाउन की विशेषता एडजेक्टिव है, सारे एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव में भी इसको हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ओके, मैं इसको डिटेल में पढ़ा दूंगी, नॉट टू वरी। ओके, बस सिंपल लैंग्वेज में आप याद रख सकते हो ना। देखो, इट इज ही हु हेल्प मी, इट इज दे। जब इट को सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए काम आ जाए, इट इज दे हु हेल्प्ड मी। फिर लिखा इट इज द टीचर, इट इज द टीचर हु हेल्प मी, ये टीचर ही थी जो मुझे हेल्प की, ये वही बच्चा है जिसने मेरी हेल्प की, ये वही लोग है जिसने मेरी हेल्प की। ये टीचर, तो आप देख रहे हो इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है ना, ही है, ही ने हेल्प किया। इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है, कुछ ना शांत नहीं होंगे, मैं वैसे आपको डिटेल में प्रोनाउन में पढ़ाऊंगी। इट इज टीचर, ये सब्जेक्ट। इस सेंटेंस में काम इट ने नहीं किया, इस काम ही ने किया, इसका सब्जेक्ट ही है, इसका सब्जेक्ट दे है, इसका सब्जेक्ट टीचर है। इसका मतलब है यहाँ इट सब्जेक्ट का काम ही नहीं कर रहा, और जहाँ इट सब्जेक्ट का काम ना करे वो इम्पर्सनल है। इम्पर्सनल मतलब किसी पर्सन को डिनोट नहीं कर रहा, पर्सन को तो डिनोट ये सब कर रहा है, सेकेंड थर्ड पर्सन। ये जिस इट से किसी ही को के बारे में भी बोल सकते हो, जिस इट से किसी शी के बारे में, दे के बारे में बोल सकते हो, सब इम्पर्सनल। इसको मैंने
डिटेल में पढ़ा दूंगी, नॉट टू वरी। आई हर्ट माई सेल्फ। अब देखो कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ गया है ना कि प्रोनाउन का टाइप्स आ गया है। जैसे प्रोनाउन में भी आपने देखा होगा, प्रोनाउन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। एक प्रोनाउन होता है पर्सनल, एक प्रोनाउन जो पर्सन से बना, एक होता है रिफ्लेक्सिव, एक होता है रिलेटिव प्रोनाउन। तो जब हम लोग प्रोनाउंस पढ़ेंगे ना, जब प्रोनाउन के टाइप्स पढ़ेंगे तो ये सब क्लियर हो जाएगा। जितने भी सेल्फ वाले प्रोनाउंस होते हैं ना, आई का माई सेल्फ, शी का हर सेल्फ, दे का देम सेल्फ, वो सब क्या होता है, वो सब होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, अब आप बोलोगे कि मैम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तो ऑप्शन में है ही नहीं, नाउन तो ये है नहीं, एडजेक्टिव तो ये है नहीं, क्योंकि आई का है, मैंने खुद को हर्ट किया, आई का ही माई सेल्फ बनता है। अब आप बोलोगे कि मैम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तो है नहीं, तो क्या किया जाए। और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी ये है नहीं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन अभी बताया था ना, दिस, दैट, दीज, ये डेमोन्स्ट्रेटिव भी होता है। ये यही सब क्वेश्चन आपसे नहीं बना होगा। दिस, दैट, दीज, दोज, ये सब तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। ठीक है, ये प्रोनाउन का पार्ट है डेमोन्स्ट्रेट करना। तो फिर अल्टीमेटली आई हर्ट माई सेल्फ डेमोन्स्ट्रेटिव तो है नहीं, ये तो रिफ्लेक्सिव है, तो रिफ्लेक्सिव तो ऑप्शन में है नहीं, तो हम अल्टीमेटली प्रोनाउन कर लेंगे। है तो ये प्रोनाउन ही ना। अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रहता, ठीक है, अगर ऑप्शन में ऐसा रहता, प्रोनाउन भी रहता और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी रहता, तब हम रिफ्लेक्सिव को टिक करते, बट यहाँ पे हमारे पास है नहीं। द एंड्स फॉट, फाइट का हाँ अब कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आ गया ना जहां आपको डिटेल में मैं पढ़ा दूंगी। अच्छा, आपने ये पढ़ा है ना ट्रांजिटिव वर्ब, जब मैं आपको वर्ब चैप्टर पढ़ाऊंगी तो वहां पे पढ़ाऊंगी इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब किसको बोलते हैं, दिस इज सकर्मक क्रिया। ट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेता है, और इनट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं अकर्मक क्रिया जो अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेते। अभी बस इतने ही याद रखो, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे जब वर्ब्स पढ़ेंगे। तो ये फाइट का पास्ट टेंस फॉट होता है, ये वर्ब है, लेकिन हमारे ऑप्शन में कहीं से वर्ब नहीं है। हमें तो वर्ब का, और डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ब नाम का कोई वर्ब होता ही नहीं। ओके, ये दो तो हट गया। अब देखो वर्ब तो है, लेकिन इन्होंने वर्ब का भी पूछा है, बताओ कि ट्रांजिटिव वर्ब है या इनट्रांजिटिव है। तो देखो एंट ने किससे फाइट किया, एंट ने वॉस्प एक तरह का कीड़ा होता है, उससे फाइट किया। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ रहा है ना, ऑब्जेक्ट आ रहा है, इसका मतलब है ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव। अगर क्वेश्चन ऐसा रहता, द एंट्स फॉट ब्रेवली, चींटियों ने बहादुरी पूर्वक लड़ा, ठीक है, अब इसको अंडरलाइन कर देते। अब बताओ कि ये कौन सा वर्ब है। ये ब्रेवली क्या है, ब्रेवली फाइट की विशेषता बता रहा है, और फाइट वर्ब है, और वर्ब की विशेषता बताने वाले वर्ड्स एडवर्ब है। अब देख रहे हो, ये वाला जो वर्ब है ये अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं ले रहा है। ठीक है, सिंपली बताए, यहाँ तो पता चल रहा है कि एंट ने किससे फाइट किया, वॉस्प से किया, बट यहाँ किससे फाइट किया, क्या फाइट किया, कुछ नहीं पता, सिर्फ बहादुरी पूर्वक लड़ा। तो यहाँ जो वर्ब है ना, अपने साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं ले रहा है, क्योंकि ऑब्जेक्ट होने के लिए या तो नाउन होना होगा या तो प्रोनाउन, बट ब्रेवली तो ना नाउन है ना प्रोनाउन है, इसका मतलब है ये ऑब्जेक्ट नहीं ले रहा है। तो यहाँ का जो वर्ब है वो इनट्रांजिटिव है, ठीक है, बट यहाँ का वर्ब ट्रांजिटिव। आई कैन हार्डली बिलीव इट, ये हार्डली किसकी विशेषता बता रहा, बिलीव की, और बिलीव वर्ब है, और वर्ब की विशेषता एडवर्ब। पार्ट ऑफ स्पीच का ना आपका 80 to 90% आई थिंक क्लियर हो गया। जो भी 10% है वो जैसे जैसे हमारा बैच आगे बढ़ते जाएगा क्लियर होते जाएगा। 3 दिन में आप PhD नहीं कर लोगे, धीरे धीरे सीखोगे। नो वन, प्रीचर ने बोला, नो वन इज अबव द ऑल पावरफुल। ऑल पावरफुल भगवान के लिए बोला है, भगवान से ऊपर कोई नहीं है। ये प्लेस वैल्यू तो कोई पार्ट ऑफ स्पीच होता ही नहीं। ऑप्शन छाटिए, वर्ब तो ये है नहीं, वर्ब तो हमारा ये है, बताओ, और एडवर्ब थोड़ी है। देखो, द ऑल पावरफुल, ऑल पावरफुल भगवान के लिए बोला है, द लगा है, ठीक है, द ऑल पावरफुल भगवान के लिए। अब आप बोलोगे कि मैम पावरफुल तो एडजेक्टिव होता है, ही इज पावरफुल, सॉरी, ही इज पावरफुल, और पावरफुल तो एडजेक्टिव होता है क्योंकि ही की विशेषता बता रहा है, बट यहाँ तो यहाँ द ऑल पावरफुल लगा दिया। आपने ये सुना है ना, द ऑल माइटी,
द ऑलमाइटी मतलब भगवान के लिए बोला है। तो यहाँ का यहाँ जो द लगा है ना और ऑल पावरफुल लगा है, तो एडजेक्टिव के साथ तो द लगता नहीं है, यहाँ भगवान के लिए बोला है, भगवान से ऊपर कोई भी नहीं है। तो द पावरफुल यहाँ भगवान के लिए बोला, भगवान नाउन है, नाउन की विशेषता नाउन के साथ ऑब्जेक्ट लगा है, ये प्रेपोजिशन, ठीक है, प्रेपोजिशन। द मोस्ट ब्यूटिफुल 7 monkeys, तो मंकी की विशेषता बताई जा रही है ना, ऑब्जेक्ट तो ये है नहीं भाई, ये एडजेक्टिव है, पर एडजेक्टिव कभी भी ऑब्जेक्ट होगा। नाउन फ्रेज ये है नहीं, नाउन भी नहीं है। मोस्ट ब्यूटीफुल नाउन फ्रेज तब होता ना जब पूरा मंकीज को भी ले लेता, लेकिन सिर्फ इसकी विशेषता बता रहा है, ये एडजेक्टिव मंकीज। नेक्स्ट अल्लाह, ये तो कर लोगे। अल्लाह, अल्लाह हम दुख में बोलते हैं, इंटरजेक्शन। ओके, द मैन यहाँ पे अगेन आ गया, रिलेटिव प्रोनाउन आ गया। ई बुक जो है ना, जैसा मैंने पिछले, ये मत समझना ना कि पूरा आपको ऑडियो बुक वगैरह मिल जाएगा, ये मैं क्लियर कर दूं। पिछले बैच में मैंने ई बुक का जो जो हिस्सा दिया था वही आपको मिलने वाला है। मैंने आधा से, मैंने आपको न पूरा ई बुक नहीं मिलेगा, जो पिछले बैच में मिला था, मतलब ई बुक का मैंने फ्रेजल वर्ब आपको दे दूंगी, ठीक है, फिक्स प्रेपोजिशन मिल जाएगा, ई बुक का इडियम्स फ्रेजेस मिल जाएगा, वन वर्ड मिल जाएगा, स्पेलिंग मिल जाएगा, जो मिलना है आपको मिल जाएगा, इसीलिए परेशान मत हो। ये पूरा ई बुक ऑडियो बुक वगैरह नहीं जाएगा। ओके, द मैन, वो मैन जो ग्रीन शर्ट में है, वो तो चीफ ऑफ द डे है। तो ये हु किसके लिए लगा है? मैन के लिए, और मैन तो प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन के लिए लगा है। अब देखो असर्टिव नाउन तो कोई नहीं होगा, और प्रोनाउन में भी ना अभी मैंने आपको बताया मैन तो प्रोनाउन है, लेकिन इन्होंने प्रोनाउन का भी टाइप्स बताया है। अभी मैंने आपको बताया था ना, एक रिलेटिव प्रोनाउन होता है जिसमें हु आता है, हुम आता है, इसको क्लियर कर दूंगी जब प्रोनाउन बताऊंगी। विच आता है, दैट आता है, हुज आता है। कुछ बच्चे ना हमारे बैच में ऐसे होते हैं जिसको पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लगेगा, और ऐसे बच्चे कभी सिलेक्शन नहीं देते हैं। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। कुछ को है ना कि बैच में मैं आ जाऊं और मेरे को ना शुरू में ही सारा पीडीएफ्स दे दिया जाए, वो बच्चा नहीं निकालेगा। कुछ तो पीडीएफ से इतना डरते हैं ना, मैम पहले हमें पढ़ लेने दीजिए, पढ़ा लेने दीजिए, पीडीएफ्स तो होते रहेगा। कुछ को मन की शांति के लिए ना बस अपने कबर्ड में पूरे पीडीएफ्स चाहिए, ये भी दे दो, ये भी दे दो शुरू में ही। अरे अभी आपका बैच शुरू ही हुआ है, जो जो मुझे देना है ना, जो पिछले बैच में मिला था इस बैच में भी मिलेगा। ये बैच कोई अलग सा स्पेशल नहीं है कि इसमें कुछ अलग सा करना है। पीडीएफ का वो हिस्सा जैसे जैसे पिछले बैच में गया था, ई बुक का वो हिस्सा वो आपको मिल जाएगा। अब ये मत समझना कि पूरा ई बुक ही मिल जाएगा जिसमें 3-4 ऑडियो बुक वगैरह है, वो सब नहीं मिलेगा। जो देना है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँ। ये रिलेटिव प्रोनाउन है, और आपको वो सब भी मिल जाएगा। मैंने मतलब मान के चलो ना कि मैंने आपको 90% पीडीएफ दे ही दूंगी, मतलब 90% ई बुक दे ही दूंगी। जब बैच खत्म हुआ था तो मैंने बच्चों को बोला था कि मैं आपको ऐसे ही घर पे प्रैक्टिस करने के लिए उसका 150 पैसेजेस दिया था ई बुक का, 200 क्लोज टेस्ट दिया था, 200 पीक्यूआरएस दिया था, ये सब अब मैंने अपनी तरफ से दे दिया था। लेकिन आप कभी सोच रहे हो कि मैम ने दे तो दिया है, हम कितना बनाए? ठीक है, अल्टीमेटली रिजल्ट, प्रोडक्टिविटी तभी पता चलता है ना। मैंने तो अपनी तरफ से दे दिया है, आपने कितना बनाया है? तो वर्क करिएगा, वो सब पे वर्क करना है। He has been living in the jungle for long। अरे यहाँ एंड से तो जोड़ा जा रहा है। अब चलो बताओ, कल मैंने कंजंक्शन चैप्टर बताया था ना, कंजंक्शन में बताया था, कंजंक्शन पर्सनल प्रोनाउन तो नहीं है ये, नहीं, और ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इसी तरह जो भी आपके थोड़े बहुत डाउट्स रह जा रहे हैं ना, जो किसी टॉपिक का सब पार्ट्स है, जैसे मैंने आपको कल कंजंक्शन पढ़ा दिया था, और कंजंक्शन में भी आपको पढ़ाया था कोऑर्डिनेटिंग होता है, सबऑर्डिनेटिंग होता है, कोरिलेटिव होता है, तो आप आराम से कर लोगे कि ये तो कोऑर्डिनेटिंग है। उसी तरह आपका जो भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन प्रोनाउन को लेकर रह गया है, जब मैं आपको प्रोनाउन चैप्टर पढ़ाऊंगी उसमें डिटेल में पढ़ा दूंगी। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव क्या होता है, ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, वो सब हम डिटेल में पढ़ लेंगे। दिस टाइम, टाइम तो नाउन है,
और नाउन की विशेषता बताने के लिए तो हमें एडजेक्टिव चाहिए। ये देख लो, एडवर्ब तो ये है नहीं, आर्टिकल तो दिस होता नहीं है, नाउन फ्रेज तो नहीं है, फ्रेज तो दो या दो से वर्ड के, ये डेमोन्स्ट्रेटिव है। अब इन्होंने क्या किया है इन्होंने क्या किया है, एक तरह का डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है और एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है, बट इन्होंने ऑप्शन में ना एडजेक्टिव प्रोनाउन ना डाल के सिर्फ डेमोन्स्ट्रेटिव डाला है। बट अगर ऑप्शन में ऐसा होता, अच्छा मुझे बताओ कि ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है? नाउन लगा है और नाउन के साथ तो प्रोनाउन होगा नहीं, इसका मतलब है ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। ठीक है, अगर डेमोन्स्ट्रेटिव लिख दिया है, अगर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और प्रोनाउन दोनों लिखा होता है ना, तब आप एडजेक्टिव लिखते। लव योर नेबर्स एज दाई सेल्फ, ये देखो अपने नेबर्स को अपने जैसा प्यार करो, दाई सेल्फ, ये सब जो आपने वर्ड पढ़ा है ना, दाऊ, ये सब शेक्सपियर के लैंग्वेज में यूज होता है। दाऊ का मतलब यू, दी का मतलब है मी, तो ये जितने भी सेल्फ सेल्फ वाले प्रोनाउंस होते हैं ना, जैसे यू का योर सेल्फ, शी का हर सेल्फ, वो सारे प्रोनाउंस होते हैं। टाइम हो रहा है, मैं नहीं चाहती हूँ ना कि मैं इसको दूसरा क्लास ले जाऊं। ये वन क्या है, वन, विन का पास्ट टेंस वन होता है, ये वर्ब है। ठीक है, और डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ब होता नहीं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है या तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ब कुछ भी नहीं होता, एडजेक्टिव है नहीं। अब देखो, ही वन द मैच, अब कौन सा वर्ब है, ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव है? उसने क्या को जीता, मैच को जीता। रवि ने क्या चीज को जीता, मैच को, तो एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, इसका मतलब है ये ट्रांजिटिव। दिस वॉज एन एक्सल्टेशन इन द ग्रुप, ये एक्सल्टेशन मतलब हैप्पीनेस, खुशी मनाना, आर्टिकल है, आर्टिकल के साथ नाउन आता है। ठीक है, नाउन आता है, नाउन, ये एडजेक्टिवल नाउन कुछ नहीं है। अब देखो, कल ही मैंने ये आपको पढ़ाया है, चलो बताओ, कल कंजंक्शन चैप्टर में पढ़ा मतलब आप पढ़े हो, जैसे जैसे बैच आगे जाएगा ना आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। अभी तो 3 ही दिन क्लास लिया है मैंने। जल्दी से बताइए, कल मैंने सिंस आपको बताया था, कल मैं जब कंजंक्शन पढ़ा रही थी ना, सिंस एडजेक्टिव भी होता है, सिंस कंजंक्शन, सॉरी, सिंस प्रेपोजिशन भी होता है, सिंस कंजंक्शन भी होता है। ठीक है, सिंस प्रेपोजिशन भी होता है, कंजंक्शन भी होता है, बट कंजंक्शन तो ऑप्शन में है ही नहीं, इंटेंसिफायर तो एडवर्ब होता है। तो यहाँ का सिंस प्रेपोजिशन है, इसके बाद एक ऑब्जेक्ट आ रहा है। द मैन इन डार्क ब्लू इज द वन हु मेड अस, इसमें फिर से आ गया हु, हुम, हुज, सब रिलेटिव प्रोनाउन, सब रिलेटिव प्रोनाउन होता है। ठीक है, नेक्स्ट, द मोस्ट ब्यूटीफुल, एक्टर की विशेषता बताई जा रही है। एक्टर, एक्टर नाउन है और नाउन की विशेषता एडजेक्टिव, और एक न्यूमरल एडजेक्टिव भी होता है। न्यूमरल एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव होता है ना जहां से हम कोई नंबर बताता है, जैसे मैंने लिखा वन बॉय, बॉय क्या है, नाउन, कितना बॉय, वन, तो वन भी एडजेक्टिव है, बट वन से किसी संख्या का पता चल रहा है, वन बॉय, टू बॉय, तो वो न्यूमरल एडजेक्टिव होता है, बट यहाँ कोई संख्या वगैरह नहीं बताता, सिंपली एडजेक्टिव। व्हाट इज द लेटेस्ट न्यूज, हाल फिलहाल का न्यूज क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन तो नहीं है, रिलेटिव प्रोनाउन में हु, हुम, हुज ये सब आता है, विच, दैट। न्यूज नाउन है और नाउन की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव चाहिए, बट ये एडजेक्टिव क्लॉज नहीं है, क्लॉज होने के लिए तो सब्जेक्ट वर्ब चाहिए, ये तो अकेला एडजेक्टिव। हाँ, ये मैंने अभी आपको पढ़ाया नहीं है ये अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, और इसको पढ़ाने के लिए ना बहुत मेहनत करना है, वर्ब चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, वर्ब चैप्टर में पढ़ेंगे। जैसे आपने पढ़ा है ना कि किसी भी वर्ड का आईएनजी बन गया, इसका मतलब है कि वो वर्ब है, लेकिन याद रखना है कि आईएनजी को हम वर्ब तभी मानेंगे ना जब उस आईएनजी के पहले कुछ इज, एम, आर, वाज, वर लगाओ, ही इज रीडिंग, ही इज मूविंग, दे वर, तब वर्ब मानेंगे। बट यहाँ आईएनजी के पहले कोई इज, एम, आर तो नहीं लगा है, इसका मतलब कि ये वर्ब तो है नहीं, और वर्ब हमारे ऑप्शन में भी नहीं दिया है। ठीक है, वर्ब तो है नहीं। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी मत मानना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी वर्ब ही होता है। वर्ब मतलब जब इज, एम, आर प्लस आईएनजी को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस बोलते हैं, बट ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं है, इज, एम, आर लगा नहीं है, और ये फ्रेज तो है नहीं, फ्रेज तो ये है नहीं, क्योंकि फ्रेज होने के लिए दो या दो से अधिक वर्ड चाहिए। अब आपका दिमाग आएगा पार्टिसिपल,
नोटिसिंग द चेंज, इस चेंज को ध्यान में रखते हुए, उसके बिहेवियर को ध्यान में रखते हुए उसको पोजीशन पे दे दिया गया, तो नाउन नहीं है, ये पार्टिसिपल है। ये पार्टिसिपल मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी, ठीक है। कभी कभी वर्ब का आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव का भी काम करता है, उसको पार्टिसिपल बोलते हैं। इसको आराम से पढ़ाऊंगी। पार्टिसिपल है, नाउन नहीं है, क्योंकि यहाँ क्या का जवाब नहीं मिल रहा है। यहाँ का नाउन चेंज है, द चेंज नाउन है, तो इसको नाउन नहीं मानना। पार्टिसिपल डिटेल में पढ़ा दूंगी, जीरन नहीं है। द बिल्डिंग इज वेरी एंशियंट, अब जो इज है, चलो बताओ, ये तो वर्ब है फ्रेजल वर्ब नहीं है। फ्रेजल वर्ब होने के लिए ना वर्ब के साथ एक प्रेपोजिशन चाहिए। वर्ब और प्रेपोजिशन मिलके फ्रेजल वर्ब बनाता है, यहाँ तो ये नहीं है। हाँ, अब बताओ क्या इसका आंसर बताना जरा। कुछ बच्चों को लगेगा ना मैम ये ऑक्सिलरी वर्ब है। ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब होता है सहायक क्रिया। मैंने लिखा ही इज वर्किंग और फिर लिखा ही इज गुड। अब देखो गुड तो एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे इज एक ही वर्ब है ना, और जब वाक्य में एक ही वर्ब हो इसका मतलब है कि वो मेन है। बट जब वाक्य में दो वर्ब आ गया, एक ये वर्ब है एक ये है, तो पहला वाला सहायक क्रिया है ऑक्सिलरी और दूसरा वाला मेन वर्ब। तो कुछ बच्चे ऑक्सिलरी भी बोलेंगे, लेकिन ये ऑक्सिलरी नहीं है, क्योंकि एंशियंट, एंशियंट तो प्राचीन एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव की विशेषता एडवर्ब। इसका मतलब है इस वाक्य में सिर्फ एक ही वर्ब है, और जब भी एक ही वर्ब आ गया तो ये मेन कहलाएगा, ठीक है। इसकी तरह मेन वर्ब है, बट दो आ गया तो पहला ऑक्सिलरी फिर मेन, इसका मतलब है ये ऑक्सिलरी है नहीं। अब देखो ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव होता तो वो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेता ना, और ऑब्जेक्ट होने के लिए या तो नाउन होना है या तो प्रोनाउन होना है, बट यहाँ तो ना नाउन है ना प्रोनाउन, एडवर्ब एडजेक्टिव, इसका मतलब है ट्रांजिटिव नहीं, इनट्रांजिटिव। हुर्रे, हुर्रे तो कर लोगे, इंटरजेक्शन। टाइम हो गया। Ravi was declared as the winner in the tie because he had hit the most number of fours. Because adverb तो है नहीं, cause सब है नहीं, interjection में conjunction है ना, कल ही पढ़ा है, ठीक है। because conjunction है, ओके, और coordinating वाला conjunction है, दो clause को जोड़ रहे हैं। ये तो आराम से बता दोगे। रीता eats, eat का past tense ate होता है, eat का ing भी बनता है, easy। अचानक से मूवी एंड हो गया, ही थॉट कि मूवी अचानक से एंड हो गया। ही हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है और ये इसका वर्ब है। फिर मूवी एंड हो गया, एंडेड की विशेषता बता रहा है और एंडेड वर्ब है, ठीक है, और वर्ब की विशेषता एडवर्ब। एब्रप्ट मतलब अचानक से। आई विल मीट यू इन द थर्ड वीक। अब देखो इसको इन द थर्ड वीक टाइम बता रहा है, कब मिलोगे, तीसरे। टाइम बताने वाले वर्ड या तो एडवर्ब होगा या तो प्रेपोजिशन होगा, और यहाँ तो कंफ्यूज होने की बात ही नहीं है, क्योंकि एडवर्ब तो ऑप्शन में है ही नहीं, और साथ में एक ऑब्जेक्ट है, वीक ऑब्जेक्ट है नाउन के रूप में, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है, सो दिस इज अ प्रेपोजिशन। 65 तक है ना। जैस्मिन्स एंड रोजेस, यहाँ एंड क्या कर रहा है, वर्ड को वर्ड से कनेक्ट कर रहा है, तो एंड ओवर हियर इज अ कंजंक्शन। थोड़ा सा जहां नहीं समझाना है ना, शी ट्रूथफुली, उसने बहुत ईमानदारी से सारे क्वेश्चंस को आंसर कर दिया। ये ट्रूथफुली किसकी विशेषता बता रही है, आंसर्ड वर्ब की, और वर्ब की विशेषता एडवर्ब। हुर्रे, अरे हुर्रे वाला सेंटेंस तो इंटरजेक्शन। द सन राइट्स मीनिंगलेस लेटर्स टू हिज फादर। ये जो मीनिंग फुल वाले वर्ड होते हैं ना, केयरफुल, फुल वाला वर्ड या लेस वाला वर्ड, ये विशेषता बता रहा है ना। कैसा लेटर, कैसा लेटर्स लिखता है, बेतुका लेटर्स, तो ये एडजेक्टिव है, नाउन की विशेषता बता रहा है। लास्ट है शायद। द चिल्ड्रेन वर वॉकिंग थ्रू द फॉरेस्ट। यहाँ पे जगह बता रहा है, कहाँ चल रहे थे, जंगल के अंदर से जा रहे थे, प्लेस, और प्लेस बताने वाले वर्ड एडवर्ब भी होता है, प्रेपोजिशन भी होता है। वर्ब तो ये है नहीं, एडजेक्टिव तो है नहीं। पर ये देख लो, मैंने आपको बताया था कि आपका कंफ्यूजन, मैंने आपको पढ़ाया ही इसी तरीके से है ना, ताकि आपका क्वेश्चन हो जाए।
आपको याद है लास्ट में पढ़ाने के बाद मैं आपको कंफ्यूजन एरियाज करवा रही थी कि बच्चों को दिक्कत होगा प्रेपोजिशन और एडवर्ब पता करने में। जहां ऑब्जेक्ट दिख गया तो जगह तो दोनों बताता है। जैसे आप लोग पढ़ लेते हो ना, वेयर का जवाब आए तो उसको एडवर्ब मान लेना, तो यहाँ भी तो वेयर का जवाब आ रहा। कहाँ वॉक कर रहे थे? फॉरेस्ट, जंगल में, तो एडवर्ब नहीं है क्योंकि इसके पास ऑब्जेक्ट है, ये प्रेपोजिशन। ओके, तो आई थिंक ये खत्म हो गया। ओके, खत्म हो गया। तो ज्यादा से ज्यादा देखो, बाकी सारी चीजें तो इजी थी। थोड़ा सा आपको दिक्कत आई होगी कि ये जो जब हम देयरफॉर को ऐसे बिसाइड्स को यूज कर रहे थे एज एन एडवर्ब, वहां पे दिक्कत आई होगी। एज एन एडवर्ब यूज कर रहे थे, फुल स्टॉप के बाद आ रहा था एज एन एडवर्ब। थोड़ी सी दिक्कत आपको, जो कि मैं, और अगर किसी को नहीं भी समझ में आया है ना, थोड़ा सा वेट कर लो। पर्सनल और इम्पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? अरे पर्सनल और इम्पर्सनल में थोड़ी सी दिक्कत आई होगी, इसलिए ना आपको कंजंक्शन पहचानने में दिक्कत नहीं हुई होगी। कंजंक्शन में कोऑर्डिनेटिंग है, सबऑर्डिनेटिंग है, क्योंकि कल मैंने कंजंक्शन चैप्टर स्टार्ट किया था तो पूरा बता दिया था। उसी तरह जब मैं प्रोनाउंस पढ़ाऊंगी ना, इसको क्लियर कर दूंगी, बहुत डिटेल में क्लियर करूंगी। ओके, और कुछ आपको इंटेंसिफायर में आया होगा, और इंटेंसिफायर भी एडवर्ब का ही हिस्सा है। वहां पे मैं एडवर्ब में और डिटेल में क्लियर कर दूंगी इंटेंसिफायर क्या होता है। और कुछ आपको दिक्कत आई होगी किसमें? वो प्रोनाउंस का ही हिस्सा, मैम रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है। ठीक है, अभी मैंने प्रीवियस वाले बैच में लास्ट चैप्टर प्रोनाउन ही पढ़ाया था शायद, हाँ प्रीवियस बैच में अचीवर 1.0 में जो बच्चे पढ़े थे, लास्ट चैप्टर प्रोनाउन पढ़ाया था। ठीक है, और मैंने बहुत डिटेल में प्रोनाउन कितने तरह के होते हैं वो पढ़ाया था। तो बच्चे बोल रहे थे कि मैम ये तो एसएससी में नहीं आता है, आप क्यों पढ़ा रहे हो? पर्सनल प्रोनाउन, इम्पर्सनल प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इम्फेटिक प्रोनाउन या एम्फसाइजिंग प्रोनाउन, ये सब मैंने प्रोनाउन में डिटेल में 7-8 तरह का बताया था। तो ये मैंने, ठीक है एसएससी वाले बच्चों का नहीं आया था, लेकिन ये मैं डिटेल में पढ़ाया था मैंने, सीडीएस और टीचर्स एग्जाम को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, वो टीचर्स एग्जाम को ध्यान में रखते हुए रिलेटिव प्रोनाउन वो सब, तो वो सब में दिक्कत आई हो। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। नहीं, 1 बजे वाली क्लास नहीं है, वैसे मंडे से फ्राइडे आपकी क्लास होती है। ठीक है, आपकी क्लास मंडे से फ्राइडे चलेगी। आज तो मैंने इसलिए रख दिया ना क्योंकि मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि जो चैप्टर पढ़ाते जा रही हूँ ना उसको डिस्कस करवाते जाऊँ, अपनी तरफ से अपना काम खत्म कर दूँ। जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच का आज हमारा डिस्कशन हो गया, अब हम आराम से कंजंक्शन पढ़ेंगे। ओके, और वैसे मैंने सैटरडे को रखा है 11 बजे से, अगले वीक से चलेगा डाउट सेशन। ठीक है, डाउट सेशन, बट चूंकि अभी बैच स्टार्ट हुआ है तुरंत तो इतना जल्दी आपका डाउट्स नहीं आएगा, और मुझे इस चैप्टर को कंप्लीट करना भी था, इसलिए आज मैंने डाउट सेशन नहीं रखा। ओके, तो चलो एंड किया जाए। ओके, एंड किया जाए। अब मिलते हैं मंडे को। और जो भी आपको कुछ पेंडिंग वर्क करना है आप कर लेना। आपके पास सैटरडे पूरा बचा है, संडे पूरा बचा है। काइंडली हर दिन आके मैं यही बोलती हूँ, मुझे आप लोगों को लेकर बहुत टेंशन है समुद्र मंथन बैच को, क्योंकि समुद्र मंथन बैच पिछले बार तो लाइव पढ़ा था तो आ जाते थे टाइम से, बट इस बार मैंने आपको ये बैच रिकॉर्डेड दिया है, तो काइंडली एक टाइम बांध लीजिए, शाम को 5 से 6:30 या शाम को 6 से 7:30, ये शुरू कर दीजिए, नहीं तो वोकैब में इंप्रूवमेंट नहीं होगा। ओके, मैम सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दूंगी, अभी तो बैच ही स्टार्ट हुआ है। 59 इज करेक्ट, वेरी गुड सोनिया, 65 में 59 करेक्ट है, क्यूडोज, शाबाश, वेरी गुड। चलो एंड किया जाए।